जैसे आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे, वो कृषि विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र वाशिम का फोटो है। माननीय निवृत्ति पाटिल जी है। उन्होंने बोला एक बार जब आए गौशाला की, गोपाल भाई मैं ऐसे ही नहीं मानूंगा, मैं पहले प्रयोग करूंगा। मैंने बोला मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक विभाग में उन्होंने गौ कृपा अमृतम किया, एक में 1 गाय 30 एकड़, एक में दूसरा, एक में डिबिया वाला, 5 प्रयोग किए ऑर्गेनिक, जो भी अलग अलग पद्धतियाँ थी। बहुत खुशी होकर के फ़ोन आया, गोपाल भाई अतुलनीय परिणाम है, हम लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे परिणाम मिला कम से कम 100 लोगों को देना है, ज़्यादा आपकी क्षमता। तो इन्होंने कम से कम 5000 किसानों को सिखाया पूरी टीम ने मिलके, अकेले पूरी टीम ने मिलके। तो आज मैं यहाँ समझ रहा हूँ जितने व्यक्ति है वो एक के साथ कम से कम 500 से 1000 लोग जुड़े होंगे कोई ना कोई संबंध से। तो हमें जितना भी मक्खन मिले वो बांटना है प्रसाद के स्वरूप में अलग अलग जगह पे, तो मिलके करेंगे। इनके खुशी की बात ये है कि कृषि यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हल्दी के अंदर मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन। तो बोले मैक्सिमम इस वैरायटी के अंदर 4 से 5% तक जाएगा कर्क्यूमिन, 3 से 4 होता है बट मैक्सिमम 5 तक जाएगा। तो गौ कृपा अमृतम और गोबर का पर्याप्त प्रयोग करने से कर्क्यूमिन चला गया इनका 7 तक। तो वो वैज्ञानिकों ने जहां सोचा था उससे कई आगे क्वालिटी उनकी हल्दी के अंदर चली गई। फिर प्रोडक्शन बोला था कि यहां तक आएगा, उससे 60% उत्पादन ज्यादा निकला सीधा। तो बहुत खुशी से उन्होंने बड़ी मोमेंटम वहाँ पे चलाई है और 4 अलग अलग क्रॉप में किए हैं और अलग अलग रिसर्च पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी से उन्होंने मुझे एक किसान को मिलाया था जो प्रति एकड़ अभी 8 लाख तक कमा रहा है। तो हमारी बाउंड्री बांधे मत, हम विविधता का प्रयोग करके हम और क्या कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, तो उसी मोमेंटम पे हम लोग आगे जाएंगे। ये जैसे देखिए ये साइड में कपास है, वो गौ कृपा अमृतम से किया हुआ है, और यहाँ जो कपास है वो केमिकल से उनके कजिन का ही खेत का किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे से 80% खर्चा कम हुआ है लेफ्ट्स वाले में। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप देखिए, क्या क्या डिफरेंस है बताएंगे मुझे कोई यहीं से? ये फसल सूख रही है बरोबर, हाँ ये आपको हरी दिख रही है एकदम परफेक्ट। और क्या फर्क है? हाँ फल में फर्क पड़ेगा, ग्रीननेस है तो बरोबर है। हाँ 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 फलों की ज्यादा है, यहाँ कम है। और देखिए यहाँ पे एक सरीखा सारे पौधे हैं और यहाँ पे सारा अनइवन है, अप डाउन अप डाउन। आप देखिए इतना केमिकल के खर्चे के बाद भी कपास में स्थिति है। दूसरा बड़ा फर्क क्या है पता है? यहाँ पे गौ कृपा अमृतम डाला, हवा में उड़ के गया, इनकी 2 लाइन बदल चुकी है बाजू वाले की, देखिए जरा दिख रहा है 2 लाइन बदली है ना। तो दूसरे का बुरा हमारे में आ सकता है, हमारा अच्छा ही दूसरे में नहीं जा सकता है क्या? तो क्या करना है कि बाजू वाला, कभी कभी क्या होता है गुजरात में और अलग अलग गांव में हमारा अनुभूति है कि ऐसा कोई फसल है वो बाजू वाले को पूछेगा अरे तुमने क्या डाला इतना अच्छा है, तो सच नहीं बताएंगे, डिब्बा भी बदल देते वहां पे, है ना। तो ये मानसिकता से बाहर आना है, तुरंत बाजू वालों को, तुरंत हमारे गांव को लाभ मिलना चाहिए, तुरंत करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको नहीं पसंद है उस व्यक्ति को देना, साथ साथ में दूसरा क्या करना है कि जल्दी आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब आप गाय आधारित कुछ बातें लेके जाएंगे तो हमें करके दिखाना पड़ेगा कि भाई चलो आपको अच्छा परिणाम मिला, बाजू वाले 10-20 किसानों के 20-25 पौधे आप दत्तक ले लो। जब आप खाद डालते हो उसके उसमें भी खाद डाल के आओ, जब आप स्प्रे कर रहे हो बाजू की उसके 10-20 पौधे को स्प्रे करके आ जाओ, नीचे डाल रहे हो नीचे के स्प्रे करके आ जाओ। उनका पौधा तो उनसे बात करेगा कि नहीं, फिर मानेंगे। तो हमारा बोलना कम, हमारा कार्य ज्यादा दिखना चाहिए। तो हम सभी कार्यकर्ताओं की गुण तैयार करने की, हमें उनके भले के लिए हमें जो करना पड़े करना चाहिए। तो घर्षण कम करना है, करके दिखाना है, तो वो बहुत अच्छे परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। नेक्स्ट ये देखिए लेफ्ट साइड में उन्होंने घास चारा में डाला है, राइट साइड में नहीं डाला है। भरूच के शिक्षक है, वो 10 गौ माता रखते थे लेकिन चारे की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन गौ कृपा अमृतम से इतने सुंदर परिणाम मिले, आज वो 100 गौ माता की सेवा कर रहे हैं, दोनों पिता और पुत्र मिलके। तो ये उनके घर में, एक ही किसान के घर में इतना बड़ा चेंज आया कि 100 गौ माता लेकर के आ गए। तो ग्रेजुअली हम क्या कर सकते हैं वो सारी संभावनाएं देखेंगे। ये राजेश भाई टिकार है, तो वो 1 गाय 30 एकड़ से कर रहे थे। तो 1 गाय 30 एकड़ का कभी खाद पर्याप्त नहीं हो पाता था,
गोबर। तो धीरे धीरे उनके उत्पादन घटे, 250 लोगों का ग्रुप था, लेकिन जैसे ही, और कर्जे में भी आने की स्थिति थी काफी किसानों की, लेकिन जैसे ही इन्होंने एग्जैक्ट प्रयोग किया गोबर और गौ कृपा, तो पहली सीजन का हल्दी का फोटो है उनको। फिर इतने आगे बढ़े, उन्होंने कम से कम 10,000 किसानों को बांटा। पहली बार महाराष्ट्र में लेके जाने वाले आप थे, और बड़े भाव से वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट। इसी प्रकार पूरा ग्रुप इसके अंदर जैसे जुड़ा है, वैसे ही गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्वाद, तीनों का संगम बहुत कम होता है। ये महाराज जी नीलकंठ भगत जी है। जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी के आजू बाजू पर्टिकुलर कुछ एरिया है जहां मिर्ची उगती ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर ली सभी लोग ने, वैज्ञानिकों ने मेहनत करी, किसानों ने मेहनत करी, मिर्ची नहीं उगती है। वहां पे महाराज जी ने गोबर और गौ कृपा किया, पहली सीजन में मिर्ची उग गई, पहली बार उस एरिया में मिर्ची उगी। तो वैसे ही उन्होंने 15 से ज्यादा क्रॉप में परिणाम ले रहे। पहली सीजन में 75% CN रेशियो बढ़ा, पोटाश में 30% बढ़ा। उन्होंने मिट्टी के सारे टेस्ट करवाए, टमाटर से लेकर के 15 से ज्यादा क्रॉप में। इनके वहां पे 22 फुट ऊंचा गन्ना परिणाम लिया है उन्होंने, और बहुत ही एक्सीलेंट लेवल पे किया है। तो आजू बाजू उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरणा देकर के वहां पे लेकर के गए। अब देवेश भाई पटेल है, गुजरात का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का FPO वो चलाते। देखिए हमारा दूसरा दर्शन क्या है, मैंने बताया, क्या बताया आपको, 1 एकड़ 2 गाय, या 1 एकड़ 1 गाय कम से कम स्लरी के साथ में बहाइए। लेकिन भारत, अपन तो सब सुखी है कि यहाँ पे जमीन थोड़ी अच्छी मात्रा में है आपके पास, लेकिन भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं, और शहर जाएंगे तो नौकरी नहीं है। उसमें गांव में इतना खर्चा हो जाता है, 70% केमिकल पे जाता है, उसको कैसे बोलेंगे सेवा कर। तो हमने सोचा उसी 2.5 एकड़ में से 5-7 एकड़ का उत्पादन मिल सकता है क्या। तो हम लोग ने क्या किया कि 3 गुना बैक्टीरिया डलवाया, 3 गुना गोबर डलवाया, 6 गाय का प्रति एकड़, 30 टन गोबर, 3 गुना गौ कृपामृतम, 2000 की जगह पे 6000 लीटर बहाया और नीचे ऊपर ऊपर स्प्रे किया। तो आलू में आज तक कोई इतने ऑर्गेनिक में सफल नहीं थे, आलू की छोटी छोटी आलू हो जाती थी। तो पहली सीजन में परिणाम मिला 10 टन गोबर पे, लेकिन ये देवेश भाई है, इन्होंने 30 टन गोबर डाला। और लोकर वैरायटी आती है जो आलू की एक्सपोर्ट होती है, 200 ग्राम की वैरायटी होती है, वो सीधी 800 ग्राम पे चली गई उनको, और सीधा डबल से प्लस उत्पादन पहली सीजन में। और उनकी हल्दी के अंदर 2.5 गुना उत्पादन आया, ज्यादा गोबर से 2.5 गुना उत्पादन। और कर्क्यूमिन जो था मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड, वो 7 से 9 चला गया, वर्ल्ड का हाईएस्ट। तो ये मिला है गाय माता के द्वारा। तो हम इतनी अच्छी गुणवत्ता और इतना बड़ा प्रोडक्शन लेके आज भी विदेश भेज के भी पैसा मिला सकते हैं ना। हमारे भारत में तो अच्छी गुणवत्ता दे, एक्सपोर्ट करके बड़ा हुंडियामन ले सकते हैं। और ये व्यक्ति सबसे बड़ा जो FPO चला रहे, उनके सारे किसान गौ कृपामृतम का उपयोग बड़े भावपूर्वक अच्छे से कर रहे हैं। तो ये देवेश भाई पटेल है, और OFI के भी वो लीड करते रहे। तो पूरे भारत का जो OFI का ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिक पद्धति का, उनके बड़ी मात्रा में किसान अभी गौ कृपा अमृतम का उपयोग कर रहे हैं। ये आर्ट ऑफ लविंग परिवार में दक्षिण भारत में सब जगह पे मिर्ची जो एक्सपोर्ट होती थी वहाँ पे दिक्कतें थी। मिर्ची में वो कुकड़वाई नाम का रोग आता है, सिकुड़ जाता है, तो वो भी बहुत अच्छे से समाधान हो गया। और मिर्ची, ये फोटो भेजे थे, वो एक्सपोर्ट हुई और बड़े अच्छे परिणाम मिले। तो आर्ट ऑफ लिविंग परिवार में भी मेरा एडवाइजरी में भी है, और वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में गौ कृपा अमृतम का उपयोग हो रहा है। सुनील जी ने अच्छा ध्यान लगाया कि मैं उदय बोल रहा था, उदय कंट्रोल करने के लिए जो अकौवा के पत्ते और ये गौ कृपा से, वो उदय मतलब दिमक, टर्माइट है ना, तो वो खाली समझ में ना आवे इसलिए, तो वो भी बहुत सिंपली अंदर कंट्रोल हो जाता है। ये एक आदिवासी बंधु है, उनके राजापुरी आम वैसे बड़े होते हैं, 500 ग्राम के होते ही है। तो गौ कृपा अमृतम और गोबर का उपयोग किया, इनका आम हो गया 1.5 किलो, कोई कोई आम 1.25 किलो भी चला गए। तो उन्होंने 5 एकड़ में 20 गाय गोबर के लिए लेकर के आ गए, और 2000 आदिवासी बंधु को उन्होंने ट्रेनिंग दे दी। अभी एक आदिवासी बंधु इतना कर सकता, हम कितना कर सकते। आदिवासी ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्थिक विपरीत परिस्थिति में भी वो इतना कार्य कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत सानुकूल वातावरण होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी अच्छी टीम वर्क है, तो हम बहुत नया जो नहीं कर सकते। यहाँ पे गेहूं का ज़्यादा उत्पाद लेते हैं, मैंने अभी सुना भोजन के समय। तो गेहूं के अलावा भी दूसरे बहुत सारे क्रॉप में बहुत सारी संभावनाएं है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयोग किए जाए। गेहूं में तो हम बिल्कुल करें, गेहूं यहाँ का तो बहुत फेमस है, पर गेहूं के साथ साथ दूसरे क्रॉप को जोड़ा जाए धीरे धीरे, ताकि हम अर्थ का उपार्जन और भी करें और हमारी अगली पीढ़ी खेती छोड़ के शहर न जाए।
शहर से भी ज़्यादा आय हमें खेती में से मिलनी चाहिए, बच्चे को शहर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो कैसे करे वो भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ा समय रहा तो। ये माननीय शिव प्रसाद कोरे जी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है उस क्षेत्र से, बीड़ के एरिया से है, और उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम लिए हुए। तो ये उनका गेहूं है, वहाँ पे गुंज में एक स्वामी जी, उन्होंने 200 एकड़ में सोयाबीन गन्ना गजब के परिणाम लिए। और ये भाई साहब ने भी सोयाबीन में इतने बड़े बड़े पौधे सोयाबीन के हो रहे थे, दूसरे अलग अलग परिणाम लिए, गन्ने में लिए, तरबूज जो वाटरमेलन 3 से 4 किलो का बताया था कंपनी ने का होगा, वो 10 किलो चला गया। कंपनी बोल रही 4 किलो मैक्सिमम होगा, वहाँ वो 10 किलो पे चला गया। कंपनी वालों को देखने के लिए आना पड़ा कि ये क्या है। तो उनके यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए, उन्होंने बड़ा एक कार्यक्रम, हमारे 2 कार्यक्रम करवाए थे। और ये उनकी तुवेर दाल देख सकते हैं, ये उनकी जवारी देख सकते हैं। तो तुवेर दाल का भी आप प्रोडक्शन देख सकते कितना फ्लावरिंग। उनका पहली बार आया फोन, गोपाल भाई ठीक ठाक परिणाम मिला। मैंने बोला कितना गोबर और गौकृपा डाला? तो हमने जो प्रोटोकॉल बताया था उसका 20% ही डाला था। तो हकीकत में मैंने बोला एक बार भले छोटा करो, ठीक करके देखिए शिव जी। तो उन्होंने अच्छे से किया और बहुत सुंदर परिणाम, जैसे आप दिख रहे। फिर मुझे फोटो भेजा, देखो गोपाल भाई इस प्रकार के परिणाम हमें तुवेर दाल में मिले हैं। तो इस प्रकार आपको भी सही तरीके से करना है, बस यही मेरी विनती रहेगी बार बार। नेक्स्ट, हाँ, शिव प्रसाद कोरे जी ने दिन रात वो कार्यक्रम करते हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद से ही, जो अपने चांडक जी और पूरी टीम के साथ संलग्न है, सुनील जी के साथ में। और उन्होंने कम से कम, अभी मुझे लास्ट बार वो वारकरी समाज की पूरी टीम को लेकर के आए थे पिछले रविवार को। तो संत समाज के वो वारकरी समाज जो गांव में कीर्तन करते हैं और साथ में गायकी विषय को लेके जाने के लिए प्रशिक्षण के लिए आए थे। तब इन्होंने बताया कि उन्होंने 40,000 किसानों को आज तक बांटा है गौ कृपामृतम। अकेले इस व्यक्ति की इस लेवल तक की मेहनत गई है। तो शिविर करी है, हर जगह पे किसान के मेले में जाके बांटते। तो हम लोग टीम वर्क कर लेंगे, जैसे परिणाम मिलता है तो एक दूसरे से किसान मेले में जाएंगे, अलग अलग गांव में जाएंगे, यहाँ की जो सही गाँवठी भाषा में जैसे समझाना है वैसे समझा सकते हैं। तो क्या अलग अलग जगह पे कुछ भाषा के थोड़े लहके अलग अलग हो सकते हैं, तो शायद हम इतना ना समझा पाए जितना आप समझा पाए। नेक्स्ट, ये तो मेरे ख्याल से यही के है ना, दीपक भाई आएंगे। दीपक भाई मालू, हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप खुद ही बता दीजिए ना, मैं आपका बताऊं उससे ज्यादा। दीपक भाई, आपका ही फोटो है, आपने मुझे बताया था वहां पे आकर के कि भाई तुवेर दाल में कैसा परिणाम है। तो आप ही बता दीजिए आपके मुख से कि क्या अनुभव रहा है गौ कृपामृतम का आपका। मैं जिला छिंदवाड़ा में रहता हूँ और फिलहाल अभी सिवनी में खेती कर रहा हूँ। और छिंदवाड़ा में जो हमारा ग्राम है चनिया, वहाँ मैंने गोपाल भाई के बताए अनुसार गौ कृपामृत का इस्तेमाल किया। तो एक पौधे से हमारा जो फल है वो 3 किलो सूखा तुअर हमें प्राप्त हुई। तो 2700 पौधे हमारे खेत में लगे थे, 1 एकड़ में 4x4 पे लगाए थे हमने। 2700 पौधे आते हैं, जिसका हमने कैलकुलेशन निकाल के पूरा एग्जैक्ट इसका फ़ोटो वीडियो मालू जी की पाठशाला में आपको मिल जाएगा। तो हमने पूरा दिखा के बताया है आपको। 75 कुंटल जी, पूरा रिकॉर्ड है इसका, वीडियो है बाकायदा, फल का वीडियो है। और कुछ लोग ना बीच में हमें कमेंट करें कि बोले तो फर्जी है, वो खुद देखने आए हमारे खेत आए और उनने कहा कि 3 किलो नहीं, ये 3 किलो से ज़्यादा होगा। ये आके मैं बताया उनको। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। 1 एकड़ में हमारे 43,560 हेक्टर मतलब स्क्वायर फीट होता है, उसमें 4x4 पर लगाया तो हमारे 27 तो 22 पौधे बैठते हैं, जिसमें से 22 पौधे खत्म हुए किन्हीं कारणों से। 27 में गुणा कर दीजिए 3 का आप, तो आपको मिल जाएंगे जी। वैसे वो सारे किसान अभी आए हैं, कुछ छिंदवाड़ा से आए हैं, कुछ हमारे बालाघाट से आए हैं, बैतूल से आए हैं, सांगली से किसान आए हैं, सीखने आए। वो लोग आपके बाजू में, आपके जस्ट पीछे बैठा है सांगली से, वो लड़का CA कर रहा है और सीखने आए हैं करके। तो बहुत सारे किसान आए हैं यहाँ पर हमारे। अच्छा, कितने किसान उपयोग कर रहे गौ कृपामृतम इसमें से? कैसे परिणाम है आपको? अरे वाह, धन्यवाद, आपने सब लोग ने ग्राउंड पे ऑलरेडी काफी उतारा है। 1 एकड़ पे कितना मुनाफा अंदाजा हुआ होगा खर्चा निकाल के? इसका मुनाफा देखा जाए तो हमको अगर 50,000 हम काट दें तो मार्केट में हम बेचते हैं तो हम लोग समथिंग 4,500 या 5,000 रेट मिल जाए तो उसका मल्टीप्लाई कर दिए, या गवर्नमेंट हमें जो अभी 6,500 रुपये दे उसमें मल्टीप्लाई करें तो 50,000 खर्चा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि हम निंदाई करवाते हैं, स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 4.5 लाख पकड़ लीजिए आप। हाँ निश्चित 4.5 लाख। 4.5 लाख उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ कमाए।
चलो 4.5 का आधा भी किया 2 लाख तो भी कितना सारा है ना। तो आप कैसे भी करके गोबर, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपने किया, और आप भावपूर्वक लोगों को सिखा रहे, बांट रहे। मालू जी धन्यवाद। और हमने ये सारा बीज बांटा भी है लोगों को, अब मेरे ख्याल आपको ही भेजा हमने बीज। बिल्कुल, आप तुवेर दाल की देसी वैरायटी दूसरे लोगों को बांट भी रहे। माननीय अंकित जी मालू भी बहुत अच्छे से ये प्रक्रिया कर रहे, तो उनको मैं धन्यवाद कहूंगा कि अच्छे बीज वो बांट रहे, और यही प्रक्रिया है कि हम एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़े किसान। नेक्स्ट, ये सफेद कांदा, सफेद प्याज के अंदर मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती, जो एक्सपोर्ट होता है बड़ी मात्रा में। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है महुआ के क्षेत्र में। तो उसमें बाफिया से लेके 3 रोग की जो भी दिक्कतें थी वो सारे समाधान हो गए, और इस किसान की वजह से वहाँ की एपीएमसी मार्केट ने पूरी शिविर करवाई, और त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन के 3000 से ज्यादा किसान गौ कृपा अमृतम उपयोग कर रहे और इस फसलों में फायदा ले रहे। ये किरण विच्छेदार जी, उनके हर साल हल्दी का करक्यूमिन का टेस्ट कराया है, हर साल 1% बढ़ रहा था, 1%। ये बहुत ऐसा कह सकते हैं कि इनका अनुकरण करना चाहिए। कि ये प्रशांत जी है संगमनर से, महाराष्ट्र से, तो वो गिर गाय रखते थे, फिर एक्सपांशन करना था। बोले गोपाल भाई आपके पास, आप मेरे पास आए, बोलते गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में गिर दे दो या दिला दो, आपके जैसी सेवा करना है। मैंने बोला देखो आपके पास ऑलरेडी जो गिर आ गई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो नया करना है वहाँ की देसी नस्ल का करो, क्योंकि उसने हजारों साल आपके पूर्वजों को पाला है। तो बोले बात तो सही है, लेकिन हमारी इतनी छोटी गाय है, 1.5 लीटर दिन का दूध देती है, इकोनॉमी कैसे होगी। हमने बोला पहले तो इसमें इकोनॉमी हमने गोबर को मुख्य जोड़ा है, लेकिन गाय बदलेगी और परफॉर्मेंस बदलेगा, वही की वही गाय का 1 साल में बदलेगा। तो डांगी गाय पे उन्होंने प्रयोग किया पहले ही साल में, सज्जन व्यक्ति वही की वही 1.5 लीटर वाली डांगी हमारी पैटर्न से उन्होंने रखना चालू किया, खाना चेंज किया, दाना चेंज किया, बांधना बंद किया। पहले ही साल में 1.5 लीटर वाली डांगी चलेगी 4 लीटर पे, वही की वही गाय, सारी डांगी गाय जिसने प्रयोग किए थे। खाना कितना खाया तो 30% एक गिर के खाने, तो एक गिर के खाने में 3 डांगी पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। पूरे गुजरात में गिर का एवरेज 8 से 10 लीटर है, और वो 12 लीटर पे चले गए उसी बजट में। गिर को आंचल के रोग मस्टेटाइस उसको नहीं है, गिर को प्रलेप्स के केसेस है, गर्भाशय बाहर निकल जाना उसको नहीं है, गिर को वो बारिश वहां पे होती वो सहन नहीं कर सकती उस लेवल की। तो ये बंधु ने गिर से भी आगे इकोनॉमी करके दिखाई, आज उनकी डांगी 8-8 लीटर तक भी है ना। तो उनके पीछे सरकार जा रही कि हमें नंदी दीजिए अच्छे। ऐसा ही लाल कंधारी हमने पुणे में एक बंधु को करवाया, वो लाल कंधारी 3-4 लीटर वाली अभी 8 लीटर तक चली गई है। तो इसी प्रकार हमने 20 नस्लों पे काम चालू कराया। सभी माताएं हमारी भारतीय अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है, हमारा गलती ढूंढना है, ठीक है ना। तो पूर्वजों ने बहुत अच्छे मेहनत करके जो हमारी नस्लें बनाई है उसको स्वाभिमान से वापिस घर पे बिठाना है। अभी तक गिर जिन्होंने करी कोई बात नहीं, उसके अच्छे नंदी उपयोग करके उसको भी श्रेष्ठ बनाइए, लेकिन नया एक्सपांशन का कुछ भी कार्यक्रम है आगे बढ़ोतरी का, यहीं की स्थानीय गौ माता को सम्मान दे करके हम बैकअप देने के लिए तैयार है। अच्छा खाना दे करके उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाइए। सभी भारतीय गौवंश के दूध अच्छे हैं, सभी भारतीय गौवंश के गौमूत्र अच्छे हैं, गिर का प्रचार ज्यादा हो गया है, तो कभी भी भेद नहीं करना, मेरी विनती है ना। नेक्स्ट, ये कपास की खेती करते, आप वकील है राइट साइड वाले, और वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है। तो खेती दूसरों को दे देते थे बोने के लिए, तो केमिकल से होती थी। तो 40 एकड़ में गाय थी नहीं, तो एक साथ में शुरू किया और 5 लाख का गोबर खरीदा उन्होंने देशी गाय का ग्वालों से, और पूरा प्रॉपर कंपोस्ट करके एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो पहली सीजन में कपास आप देखिए, कोई कमी दिख रही है कपास में क्या? ये इनिशियल स्टेज का कपास था, फिर 9 फीट कपास गया था, उन्होंने थोड़ा लंबा समय रखा था। तो जनरल जो कपास का उत्पादन था पूरे महाराष्ट्र में से, उससे डबल उत्पादन पहली सीजन में उन्होंने लिया, कई साल केमिकल डालने के बाद। और कपास के अंदर जो बीज के अंदर जो तेल होता है उसकी परसेंटेज बढ़ गई, तो क्वालिटी और क्वांटिटी। और उसके कपास के पत्ते गाय दौड़ दौड़ के खा रही थी, मतलब उसके इतने सॉफ्ट हो गए, उतने उसके स्वादिष्ट हो गए, उसकी डालियाँ भी इतनी सॉफ्ट थी, वो डालिया के साथ कपास खा रही थी गौ माता। तो इस प्रकार उसके अंदर चेंज आया। ये उनके मौसम भी है, आप देख सकते हैं। तो बागायत क्रॉप, जैसे सुनील जी ने बताया कि मयंक भाई गांधी बिल्कुल हमारे आत्मीय मित्र है वो, और बागायत क्रॉप को, हॉर्टिकल्चर को हमारी खेत में जोड़ेंगे तो मुनाफा बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा।
2-3 और अच्छे उसके अंदर फायदे होंगे। समझ लीजिए कि आपने हॉर्टिकल्चर किया, बागायत किया, उसके साथ में कन्वेंशनल भी जोड़ा, तो कभी भी कोई ग्लोबल वार्मिंग चेंज हुआ तो 2-3 फसलों के ऊपर आप रहेंगे ना, तो कभी एक साथ में नुकसान नहीं जाएगा। दूसरा, मुनाफा बढ़ेगा। फल की खेती के साथ में जोड़ेंगे, उसके साथ में पेड़ ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ ज़्यादा होने से टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, बारिश समय पे आ जाएगी, अंदर माइक्रोब्स एक्टिवेट होंगे। तो पेड़ हमारे खेत में तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, बाउंड्री पे तो करेंगे, बट खेत में भी जितने पेड़ों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं वैसे कॉम्बिनेशन करने चाहिए। और जैसे भाई साहब ने बताया कि मालू जी ने कि भी तुवेर दाल, तो उनके 7 साल 5 साल आने वाली भी तुवेर दाल के अभी अच्छी वैरायटी देसी की आ चुकी, जिसके उत्पादन अच्छे हैं। तो क्या उसको प्रूनिंग करते 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 जाएंगे तो घड़ी घड़ी जुताई के और बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे और बीज के भी खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में दिमाग लगा करके हम जितना अच्छा कर सकते उतना करना चाहिए। ये केले के अंदर बहुत अच्छे परिणाम है, केले के अंदर भी मुनाफा बहुत गजब का है। आप सभी लोग मेहनती है, यहाँ पे गाय भी है, तो उसको क्यों ना अच्छे से जोड़ा जाए तो और अच्छे मुनाफे की तरफ हम जा सकते हैं। ये भिंडी है, भिंडी के अंदर अभी हर 3 दिन पे पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है, इतना सेंसिटिव क्रॉप हो चुका है भिंडी। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाई हुई भिंडी है, भिंडी देसी हमने उगाई, अभी खड़ा है क्रॉप, आप कभी भी अभी 1 हफ्ते में आके देख सकते हैं। भिंडी जनरली सिंगल स्टेम पे होती है, हमारे यहाँ पे डालिया फूटी, उसको ऊपर कटिंग करके नहीं, ऐसे ही डालिया फूटती है। और एक भिंडी के पौधे से लगभग 30 से 40 भिंडी निकलती है, जो आधुनिक हाइब्रिड और केमिकल से जब कृषि करते हैं। हमारे एक पौधे से 8 से 15 साल के बच्चों ने 100 से लेके 300 लिए, एवरेज 150 भिंडी एक पौधे से ली हुई है विदाउट केमिकल। और वो लिए हुए निशान आज भी होंगे, आज भी भिंडी है। और ये देसी बीज है भाई साहब। तो देसी बीज मित्रों, एक बार आपके पास आने के बाद दूसरी बार आपको लेने की जरूरत नहीं है, उसको धागा बांध दिया, सबसे अच्छा प्लांट कौन सा है वो चयन करते करते आप हमेशा आपके ऊपर ही काम करेंगे। आपको कभी भी कोई विदेशी कंपनी या देश की भी कोई कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, उसके ऊपर आधारित नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग ने पालक उगाया, तो पालक 2 फीट ऊंचा हो गया। तो पालक के अंदर गजब 4 कटिंग लिए। पालक की बीज की डंठल कितनी साइज की होती, मुझे बताएंगे कोई? आखिर में बीज की डंठल आती, इतनी आती लगभग, है ना, 1.5 फीट मैक्सिमम। तो पहले साल 3 फीट गई, फिर 5 फीट, इस साल 7 से 8 फीट ऊंची गई। तो पूरी दुनिया में पहली बार बना कि इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी क्वांटिटी के बीज मिले। तो ये सारी चीजें संभव है, और वो भी पालक का बीज देसी है। तो मैं यहाँ पे कुछ बीज भेजूंगा आप सभी बंधुओं को, और उस बीज से आप घर पे मल्टीपल कर लीजिए। तो आपको कभी भी पालक और भिंडी के बीज में तो कभी भी जाना ही नहीं पड़ेगा। तो घर की सब्जी धीरे धीरे जो जो उस कृषि में आगे बढ़ना चाह रहे, तो भविष्य में धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन उसी के द्वारा कर सकते हैं। ये कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज साहब है, उनके वाटरमेलन जो तरबूज आते थे वो 3 किलो के आजू बाजू आते थे, वो 9 किलो की एवरेज के हो गए, और उन्होंने 9 किलो प्लस गए, उन्होंने 1,000 किसान की हमारी तो शिविर लगाई। तो इस प्रकार जज साहब भी बहुत भावपूर्वक जुड़े हैं। तो ऐसे प्रकार अलग अलग जगह से परिणाम है। ये गर्मियों के सीजन के अंदर मेथी के अंदर परिणाम है गौ कृपा से। ये जो मैंने अमरीश जी पाटिल जिनका फोटो दिखाया था पहले, जिन्होंने पोमोग्रेनेट अनार की खेती करी, और उन्होंने क्या किया, स्लरी से काम किया। अनार के पेड़ के बीच में, 2 पेड़ों के बीच में नाली बना ली 1 बाई 1 फीट का। तो नाली बनाएंगे कोई भी हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो वहां से मूल को डायरेक्ट खुराक मिलेगा, वहीं पे स्लरी बना दी, वहीं पे काम कर दिया। समझ लीजिए एक पौधा है, दूसरा एक तरीका है, यहीं के बाजू में 1 बाई 1 फीट का गड्ढा करिए, वहीं पे स्लरी और बैक्टीरिया डालिए, दूसरे 2 महीने में यहाँ पकड़िए, फिर यहाँ, तो वहीं से सीधा मूल से उसको मिलता जाएगा और अच्छे परिणाम मिलते। और इन्होंने आजू बाजू के गाँव को सिखाया। जैसे नेक्स्ट करिए, ये बाजू के किसान सीखने आ रहे हैं, नेक्स्ट ये महिलाएं सीखने आ रही है। बाजू के 2 गांव में से लगभग 80% किसानों के घर से लगभग केमिकल निकलवा दिया इन्होंने। तो एक किसान सीधा शांत मन से वो सिखाता है, करता है। हमारी दवाइयों का प्रयोग किया है इन्होंने, तो अभी ये दवाइयों से प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने सुंदर परिणाम, 10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो, खुद डॉक्टर जैसे बन चुके अभी। ऐसा बहुत सरलता से जब आप दिमाग लगा के एक एक चीज को समझेंगे तो आपकी क्लैरिटी होगी। आपको उसके विज्ञान समझना है, हमारे शरीर का, पौधे का, मिट्टी का, तो उसको अच्छे से समझ लिया तो आप अच्छे से जी पाएंगे प्रॉपर। ये एक बहुत आदर्श शिक्षक है कर्नाटक के, सुनील जी करके है। इन्होंने गन्ना के अंदर पहली सीजन में सीधा डबल उत्पादन ले लिया। उनका आप साइज देख सकते हैं, जो 30 से 35 टन आता था वो 70 टन प्लस चला गया। और उन्होंने क्या किया, पहला काम, नेक्स्ट कीजिए जरा, वो गांव में है शिक्षक, सीधा क्लासरूम में जाके गौ कृपा अमृतम का क्लास लिया
और स्कूल में ही सब्जी की खेती बच्चों को करवाना सिखाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हमारे बच्चों को बचपन से आपके खेत में जाने की आदत होनी चाहिए कभी कभी। तो क्या है कि वो समझे क्या है कृषि, आपके बच्चे हैं उनके लिए आपकी धरती माता और गौ माता मुख्य तो होने चाहिए। सिर्फ मैं बातें नहीं करता हूँ, हमारे बच्चों को भी हम स्कूल नहीं भेजते, गौशाला में ही पढ़ते हैं। आज क्या है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी जो बोला गया है हजारों साल से श्रेष्ठ है, उसको उल्टा करने का लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और वही श्रेष्ठ है क्योंकि किसान ही सबको खाना खिलाता है, किसान ही पशु पंखी को खाना खिलाता है, किसान ही चिड़िया और वगैरह को खिलाता है, किसान ही प्रकृति को मेंटेन करता है। इसीलिए उत्तम किसान बोला है, उत्तम किसानी बोली, उत्तम खेती बोली है। तो मेरी एक ही विनती है कि किसान हमेशा सीना तान के खड़ा होना चाहिए, उसको कभी भी अपमानित नहीं करने चाहिए ये लोग कभी भी। और हम भी हमारे बच्चों को कृषि में डाल के शहर से ज़्यादा अर्थ उपार्जन कैसे कर सकते उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम सिर्फ बातें नहीं करते, मेरा बेटा भी गाय धोता है, भाई की बेटी भी गाय धोती है, मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय धो लेता है, गोबर उठाता है। तो गोबर उठाना और खेती करना गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है। वो अभी से उनके मन में ये बातें डालनी पड़ेगी। खेत में जाएगा बच्चा आपका तो उसमें से फल मिलने चाहिए, उसको अच्छे अच्छे सब्जी मिलने चाहिए, बेर मिलने चाहिए। कोई भी सीजन में गया बच्चे को आनंद आना चाहिए। आपके बचपन में आपको मिलता था ये, है ना, हमने फिर वो पूरा साफ कर दिया, खत्म। तो फिर बच्चे को आनंद भी कैसे आएगा? बच्चा अगर खेत में आया उसको अति आनंद हो जाना चाहिए, फिर वो बच्चा खेत और गांव छोड़ेगा नहीं। तो जिनको साइंटिस्ट बनना है, कुछ बहुत जरूरी है देश के लिए, वो ठीक है शहर जाए, हम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उत्तम खेती को न भूले, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, कितना भी पैसा कमाएगा, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से कुछ लोग सफल होते हैं। छोटा खोली जैसा घर लेगा यहाँ की जमीनें बेच बेच के, और उसका जीवन स्वास्थ्य के हिसाब से भी खराब होगा, अर्थ के हिसाब से भी खराब होगा। तो कैसे भी करके हमारी धरती माता न बिके, न गौ माता बिके, न हमारा बच्चा भटके, वो चीज हमें देखना है आगे। ये आप देख सकते हैं, जो सुनील जी मैंने बताया था कर्नाटक, दूसरे सुनील जी है, ये इनको 110 टन उत्पादन लिया, इन्होंने गन्ने के अंदर उत्पादन लिया। मुझे एक बंधु ने अभी गन्ने का वो छोटा खिलाए, वो कौन थे बंधु, अभी दिए थे मुझे। हाँ हाँ, आपने गन्ने का कृषि किया, तो गन्ने के अंदर आपका उत्पादन कितना है अभी प्रति एकड़? 28 टन से 30 टन है ना, क्विंटल, वही हो गया ना। हाँ, और कितने, 1 एकड़ में कि 1 एकड़ में? तो भाई साहब इसको हम लोग और अपग्रेड करेंगे, आपका बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और आपने गौ कृपा उपयोग किया है क्या? कैसा परिणाम है? आपने गुड़ मुझे दिया, और आपसे सीखने जैसा बात है कि वैल्यू एडिशन करना सीखना पड़ेगा। तो सीधा सीधा, हाँ हाँ, आपको कैसा अनुभव रहा, आप बताइए जरा सबको माइक पे। ओह मैंने अभी पिछले 2 वर्षों से गौ कृपामृतम का उपयोग कर रहा हूँ। पहले हम जीवामृत बनाते थे, बेस्ट कंपोजर का उपयोग भी करते थे। तो जीवामृत हमने बंद नहीं किया, उसी के साथ इसको भी हमने चलाया। बायोगैस भी है हमारे पास, तो बायोगैस की लिक्विड सैलरी, और इसको साथ में मिला करके हम सीधी फसलों में छिड़काव करते हैं। और जो हमारे गन्ने की खेती होती है, तो हमारे नरसिंहपुर ज़िले में गन्ना 4.5 फीट पर लगता है, उसको हमने दूरी बढ़ा करके 5 फीट पर 2 कतार और बीच में 10 फीट का अंतर रखा। और 10 फीट के अंतर में हम साल भर अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं। शुरुआत में हमने जब गन्ना लगाया तो उसमें हमने 5 फीट के अंतर पे 2 लाइन लगती, उसमें आलू लगा दिया, और उसमें 10 फीट के अंतर में हमने चना लगाया। तो आलू हमारा 20 कुंटल निकला, चना हमारा 5.5 कुंटल निकला। आलू हमने खोद के बाज़ार में 8 रुपये किलो बेचा। और उसके बाद चना काट करके उसमें मूंग लगाई, तो मूंग का हमें उत्पादन 2 कुंटल मिला 1 एकड़ में। तो उसको हमने ऑर्गेनिक थी 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच करके 20,000 रुपये उसमें भी कमाए थे। और उसके बाद हमने उसमें अदरक लगा दिया था, तो अदरक हमारा 20 कुंटल अदरक निकला था, जो 20 रुपये किलो बिका था। तो हमें उसमें 40,000 रुपये उसकी में भी आमदनी हुई थी। तो अदरक वगैरह जो हमने सब मिला करके उसमें 3,97,000 रुपये का हमें लाभ हुआ था, जिसमें हम 97,000 रुपये काट करके 3 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया। और आपसे और एक सीखने जैसी बात है, गुड़ की छोटी छोटी उन्होंने बाइट्स बनाई है,
तो वैल्यू एडिशन करना सीखना पड़ेगा। तो आपने जो अच्छा काम किया, हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है हमेशा कहीं पर भी जाते, तो आप एक निकाल के दिखाइए कि कैसे आप ऐसा करेंगे तो आपको अर्थ और शहर वाले लोग ज्यादा चुकाएंगे। 12 ग्राम का एक पीस है, ये 100 रुपये किलो बिकती है, ठीक है ना जी। तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और हाँ, और आपको मैं और एक विनती करूंगा, जैसे इन्होंने गन्ना लगाया वो भी हमने 8 फीट के 9 फीट के अंतर पे लगवाया और रिंग पीट पे करवाया और जिगजैग करवाया। इसके बीच में वो खेती करवाई जो आप कर रहे, तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो पानी की नाली कम करते गए, तो गन्ना के रूट्स वहां तक चले गए, तो कितना भी बारिश आएगा तो गिरेगा नहीं। और इनका 110 टन निकला, जैसे गोबर ज्यादा निकला, अभी आप 30 टन पे है। तो मेरी एक विनती है कि एक छोटा सा प्रयोग, आधे बीघे का, बहुत ज्यादा गोबर और ज्यादा बैक्टीरिया डाल के आप देखिए क्या होता है। नहीं, हमारा एक मॉडल बनाने तैयार है, हम सिर्फ एक बार गन्ना लगाएंगे और उसको कभी खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल, गन्ना एक बार सिर्फ बस, और उसमें जितना गैप होता जाएगा गैप फिलिंग करेंगे, ना उसमें हल डालेंगे ना बखा डालेंगे, सिर्फ अपना खुरपी चलेगी। बहुत बढ़िया। इस प्रकार ऐसे बंधुओं से हमें सीखना चाहिए। ये ऑलरेडी भाई साहब वो कर रहे हैं, मैं आपको नंबर दूंगा उनका। ये क्या कर रहे हैं कि 9 फीट 8 फीट के अंतर पे गन्ना लगाया, 5 बाय 8 पे, और ये काट के उसी जगह से वापस गन्ना आ रहा है। दूसरी बार बीज नहीं लगा रहे, तो बीज का खर्चा उनका बच गया। तो बीज वहीं के वही आ रहे, गन्ना वहीं का वही उसके आ रहे, तो बीज का खर्चा गया, गन्ना का हो गया। और बीच में जो उन्होंने प्लांटेशन लिए सब अलग अलग फसलें, उससे उनका पूरे साल का खर्चा निकल गया, और जो निकला उसका मुनाफा हो गया। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके भी वही के वही गन्ना ऑलरेडी वो लोग ले रहे, उससे परिणाम मिलेगा। वही बंधु ने पपीता लगाया है, उस पपीते में देसी पपीता है ये, आप देखिए कितना उत्पादन लिया, और पूरा परिवार मेहनत करता है। तो मैं एक और चीज आप सभी को विनती करूंगा, आप सच बताइएगा, आपके गांव से कोई शहर गया है, दिन रात जाके मेहनत करता है। आपके शहर से कोई विदेश गया है, दिन रात सवेरे से रात को मेहनत करता है। कोई फैक्ट्री लगाए, दिन रात मेहनत करता है। सच बताइए, आप खेत में उतना मेहनत करते हैं क्या? खेत में उतना समय देते हैं क्या? मेरी एक ही विनती, वो लोग शहर में जितना समय देते हैं ना, आप उतना समय खेत में जाके देना शुरू कर दो, शहर से ज्यादा कमाई होना शुरू हो जाएगा। हम भाग्य के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना है। मैंने ऐसे कई बंधु देखे, पूरा साल मेहनत करेंगे, 15,000 20,000 मुश्किल से एकड़ पे कमाते, और ऐसे भी देखे जो 7 से लेके 10 लाख कमाते। आपको कौन सी श्रेणी में आना आपको तय करना है। मेरी एक ही विनती है, मेहनत करो, विकल्प ढूंढो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। भगवान देने के लिए, धरती माता और गौ माता देने के लिए तैयार बैठी है, बस हमें हमारे में कमी नहीं रखनी प्रयत्न में, बस। नेक्स्ट, ये उनके कलेक्टर और कृषि यूनिवर्सिटी की पूरी टीम गई, उनके कन्नड़ न्यूज़पेपर में सारी चीजें आई, और वो अभी कन्नड़ में पूरे लोगों को वहां पे प्रशिक्षण दे रहे कि भाई कैसे गन्ना से लेके सब में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। 15 फसलों में लेते, सिर्फ गन्ना नहीं, 15 से ज्यादा फसल में वो अकेले बंधु काम कर रहे। ये पालक है जो हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाई, छोटे छोटे बच्चों ने, आप साइज देख सकते हैं। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी फाइबरस नहीं है, रस वाली है, ज्यूसी है। नेक्स्ट, ये जेतपुर साइड में गन्ना है, कांजी बाई का, आप गन्ने की हाइट देख सकते हैं। उनका 80-90 टन गन्ना वो ले रहे, जूनागढ़ के पास है हमारे मित्र, और हल्दी के अंदर भी 2.5 गुना उत्पादन ले रहे, करक्यूमिन भी उनकी बहुत गुणवत्ता के आ रहे। नेक्स्ट, ये 90 टन गन्ना ले रहे चिराग भाई बारोट, गिर सोमनाथ से, हमारे संघ परिवार से ही है, और बड़ी अच्छे से वो रिंग पीट पे अंतर पे अच्छे से क्रॉप ले रहे। ये SRI पद्धति धान की खेती कर रहे, या उसके अंदर आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए, गेहूं के अंदर भी वो थोड़ा हल्का सा डिस्टेंस करके उसके अंदर जुताई का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 12 से 15 किलो बीज की जगह पे धान में खाली 1.5 किलो बीज जाएगा, उत्पादन भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। और बड़ौदा में, गुजरात में एक ही जगह पे 100 एकड़ में एक साथ में SRI पद्धति से गौ कृपा से खेती हो रही है, और 800 एकड़ में एक ही मॉडल इतना बड़ा है कि जहां 40 से ज्यादा फसलें गौ कृपा और गोबर के कॉम्बिनेशन से हो रही है, और उत्पादन केमिकल से 30 से 40% उत्पादन ज्यादा लिया जा सकता है। तो इसमें स्काई इज द लिमिट, ऐसा है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। ये आंध्र प्रदेश में जहाँ पे सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है धान का, तो काला चावल सभी अलग अलग प्रकार में येड़कनलू जी ने बहुत अच्छे परिणाम लिए। वो किसान है और वहाँ पे वो बैक्टीरिया का काम कर रहे हैं। ये स्वामी जी खुद कर रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं।
ये इस साल जिनको धरती मित्र अवार्ड मिला पूरे भारत का नंबर 1, वो 5 साल से अपने गौ कृपा अमृतम उपयोग कर रहे। उपेंद्र भाई पटेल करके है, रामोद गांव के हैं और 5 फसलों में बहुत सुंदर परिणाम ले रहे। नेक्स्ट कीजिए जरा। उनके गेहूं का आप साइज देख सकते हैं, उनके अमरूद वगैरह देख सकते हैं। गेहूं के अंदर मिठास बदल जाती है, सॉफ्टनेस बदल जाती है। आपके यहाँ पे गेहूं का मुख्य क्रॉप है, तो गुजरात में टुकड़ी गेहूं आता है, टुकड़ी में भी बहुत सुंदर परिणाम लिए। बंसी वैरायटी है, वो भी लगभग 5 फीट तक चलेगी। जनरली हाइट बढ़ती है तो लोगों को डर लगता है स्टैम्प गिरने का, तो इसमें स्टैम्प भी मजबूत होते हैं गेहूं के अंदर, मतलब गिरा भी नहीं। अंदर हमको दूसरा भी जो गाय को खाने के लिए भी ज़्यादा मिला, गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा, मिठास भी बदली, रोटी भी सॉफ्ट हुई। तो इस प्रकार आपके गेहूं को जो भी उगा रहे उनको भी गोबर और गौ कृपा अमृतम को जोड़ के पहले भले छोटा प्रयोग कीजिए, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता देखिए कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे केमिकल फ्री करेंगे तो हमको ज़्यादा, देखो मैंने एक भी शब्द आज तक अभी ऐसा नहीं बोला कि आपको 30% पैसा ज़्यादा मिलेगा, डबल मिलेगा ऑर्गेनिक का, बोला क्या? तो सबको नहीं मिलने वाला है। या तो आपने मस्त मजा अच्छे से मिलके एक अच्छा संगठन बनाया कि चलो एफपीओ जैसा कुछ कर लिया तो सबको प्राइज मिलेगा, लेकिन एक बार गाय आधारित कर लिया तो वो गेहूं बिकेगा पहले आपका हमेशा, है ना। आपका खर्चा कम होगा, वो आपका सबसे बड़ा मुनाफा है। आपकी उत्पादन बढ़ जाएगी, वो आपका मुनाफा है। और पैसा अगर ज्यादा मिला, अगर आपने अच्छे से वैल्यू एडिशन किया भाई साहब से सीख के कि भाई इस प्रकार की अलग अलग वैल्यू एडिशन किए, तो और भी पैसा ज्यादा मिल सकता है। तो अर्थ को हम अलग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। अर्थ तो मुख्य साथ में एक 3-4 पहलू है अध्यात्म के साथ, वो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज तो अगली पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी। तो ये सारे समन्वय आपको ही करके दिखाना पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये धीरू भाई है, उनका बंसी की वैरायटी आप देख सकते हैं, उसकी हाइट वगैरह गेहूं की, और बहुत अच्छे से उनके गेहूं एडवांस में गुजरात में अभी बुक होते हैं। वो भी लगभग 10 फसलों में काम करते हैं। उन्होंने बाजरे के अंदर लिया तो बाजरे के अंदर डालियां फूटी और एक एक बाजरे के अंदर 13 से 15 डालियां अंदर डुंडे निकले। तो बाजरे के अंदर उत्पादन बहुत गजब के मिले और अच्छे से वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने लेटस ब्रोकली जो बहुत एक्सोटिक वेजिटेबल है, बहुत उसके अंदर पेस्टिसाइड्स लगता है, वो भी गौ कृपा अमृतम से बहुत ही सरलता से उन्होंने कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जटिल क्रॉप भी गौ कृपा अमृतम से बहुत सरलता से कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे बीच में एक माननीय नंदू जी है, उन्होंने भी गौ कृपा अमृतम वर्धा में किए। नंदू जी आप भी 1 मिनट अगर आके बोल सकते तो बताइए क्या अनुभव आपके रहे आपके किसानों के। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये टमाटर जो 350 ग्राम तक गए और गौ कृपा अमृतम से उत्पादन इतना गजब का मिला है, तो टमाटर की खेती भी गजब के किसान उपयोग ले रहे। नेक्स्ट, ये उन्होंने उज्जैन में लिए है, जिंजवा के अंदर परिणाम। नेक्स्ट, श्री राम ईश्वर से आंदा, ये गन्ना, बैंगन और दाड़िम तीनों में लिए यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। नंदू जी आपको गौ कृपा अमृतम का क्या अनुभव रहा? काफी, और वहां की देसी गाय रखते हैं और वहाँ की देशी गाय को चरा के वर्धा आश्रम में बहुत श्रेष्ठ मॉडल किया है और काफ़ी लोग उनसे प्रेरणा ले रहे। तो गौ कृपा अमृतम का आपको क्या अनुभव रहा, आप अगर कुछ कह सकते तो। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और आज तो मित्र दिन है, तो मित्र दिन के लिए मैं सुबह यानी क्या देना चाहता हूँ, तो मिर्च तो एक्चुअली कल शाम को मैंने काट के रखी थी, और पहला फसल है, जो पहला फसल दान दिया जाता है, तो आप समझ सकते कि एकदम विरुद्ध है। लेकिन डायरेक्ट हम जो दोनों साथी है, गोपाल भाई और मेरा दोस्ताना 13 साल से है, और एकदम सुदामा और कृष्ण के जैसा है हमारा दोनों का। तो एक्चुअली मेरा दोस्ताना ये अलग बात है, लेकिन मूल मैं किसान का बेटा हूँ, और मैंने बचपन से समझ लीजिए गोपालन भी किया है, खेती भी कर रहा हूँ, और मैंने तो बहुत भुगतते हैं, क्या क्या जीवन भोगा मुझे मालूम है, क्योंकि इसलिए मैंने सुदामा मुझे कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अंतराई होगी। आज मैंने जो फसल लगाई है, तो जो आप जितने भी पढ़ रहे हैं ये देख ले, तो बंशी गऊ मैंने भी 5 फुट हाइट का लिया है, और मेरी खेती तो ऐसी जगह है कि जहाँ शेर भालू रहते हैं। मैंने एक बार शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुना था कि हम आदिवासी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कि हम आदिवासी है, कम सीखे कम पढ़े और हमारे गाँव में रहते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा मंत्र है, मैकाले शिक्षा में पद्धति में जाके कुछ मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं, अभी देख रहे हैं समाज की स्थिति। मैंने इस बार भी, अभी हम गोपाल भाई को इस साल दिखाने वाले कि 2 एकड़ में मैंने 23 फसल ली है इस साल भी, अभी करंट में है, उसी का ये मिर्च का पौधा है। और मैं हर जिन लोगों को हम लोग देते हैं ना, उनको बोलते हैं कि भाई मार्केट का एक टमाटर लाओ और ये गो कृपा अमृत वाला एक टमाटर लो।
मार्केट का एक बैगन लाओ, यानी 1 पाव, और हमारा 1 पाव बैगन ले लो और आप खिड़की में रख दो, दरवाजे के अगल बगल में कहीं भी, कोई रूम टेम्परेचर जो भी होगा उसमें, और आप हमारी क्षमता देखिए कि हमारा कोई भी फसल कितने दिन रहता है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि पिछले बार हमारा टमाटर 1 महीना रहेगा, नींबू 1 महीना रहता है। और आप भी कभी सहजता से वर्धा की तरफ आओगे तो हमारा तब आइए, एक आंवला के पेड़ को इस साल मैंने गोकुरमा अमृत इतना डाला है कि मेरे यहाँ बिलोना होता है। और आपने देखा होगा स्टॉल पर भी हमने गाय का जो वैल्यूएडेशन की बात रखी ना, तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे मैंने 2012 में एमपी से एक गाय आ रही थी, मूर्तिजापुर अकोला डिस्ट्रिक्ट में था, वो मेलघाट से तरफ जा रही थी। मैंने एक 407 पकड़ा था, तो मैं कोई पुलिस वाला लेने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने आदर्श गौ सेवा प्रकल्प के नाम से केस शुरू आई थी, वो भी गया मेरे पास है, छोटी है यहाँ की मालवी वगैरह ऐसे बाहर, वो भी अच्छी दूध देती है। उसका तीसरा भी हमारे पास ये है, उसका बच्चा बच्ची का है, तो अच्छा दूध वो भी देती है। तो हमने ये तय कर लिया है कि गाय के गोबर गोमूत्र से और ये गोकृपा अमृत से खेती करना है। अगर इससे आप खेती करोगे, आप यकीन नहीं मारोगे कि मेरी पास अभी 70 गाय है लोकल, जो 1-2 लीटर देने वाली। सुनील जी को मालूम है, मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, और मेरे गांव के अगल बगल में जितनी मैंने देखा 1 लाख रुपए लॉस चलती है 70 गाय वाली, जो जहाँ जिन लोग पालते। तो मैंने एक ही बताया कि आप भाई गोबर का, गोमूत्र का, दूध का, सबका वैल्यूएडेशन करो, जिसका मूल्य वर्धन बढ़ाओ। और आप यकीन नहीं करोगे, बिलोना करने के बाद घी जाता है 2,500 रुपये किलो अपने विदर्भ में या एमपी में, और छाछ 5,000 रुपये लीटर है। जो गोकृपा अमृत में डालोगे ना आप, तो कोई भी फसल को कोई भी डालो, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे यहाँ नींबू को अभी इस बार मैंने एक पेड़ का पूरा मैंने गिना 2300 फल निकाले मैंने एक पेड़ से। और अभी आप आओगे ना कभी भी, ये 15 दिन 1-2 महीने में, तो एक पेड़ को 100 किलो से अधिक आंवला है अभी लगा हुआ। वो तो कोई पिक्चर में दिखाने लायक स्टडी नहीं, अपनी स्टोरी नहीं। आप कभी भी आइए, और मैं वर्धा और नागपुर के लोगों को बोलता हूँ कि साल भर आंवला मिलेगा, कोई चैलेंज नहीं करता, साल भर आंवला मिलता है अपने यहाँ। तो ये सब जो कृपा है, एक तो पहली गौ माता की कृपा और दूसरी गो कृपा अमृत की कृपा है। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो 100% परिणाम मिलने वाले हैं। और इस तरीके से जाओगे तो सबके सब किसान अमीर बनने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारी खेती देख के आप यकीन नहीं करोगे, आपके यहाँ पूरी सिंचाई पानी की पूरी व्यवस्था है। हमारे खेत में जाने के लिए आज भी रास्ता नहीं है, आज भी 8 घंटे के ऊपर बिजली नहीं मिलती है, और वो भी बिजली ज़्यादा बारिश आती है तो जंगल के अंदर रहने के बाद पूरी बिजली चली जाती है। इस दिक्कत में भी हम लोग खेती कर रहे हैं। और हम लोग अभी किसानों में बता रहे हैं कि जंगल के किनारे पूरा नींबू का बाग लगाने का सोच रहे हैं हम 100-200 एकड़ में। इसके कारण ये हो रहा है कि गोकृपा अमृत छोड़ने से रासायनिक फर्टिलाइजर केमिकल लाने की जरूरत नहीं। और इस बार तो हमने क्या किया कि गांजरगांव जहाँ जहाँ उगा था वहाँ कुछ नहीं, नमक और गोमूत्र मार दिया तो पूरा तणनाशक का काम कर दिया। यानी छोटे छोटे प्रयोग के कारण ये हो रहा है, और उसका ये बेनिफिट हो रहा है कि गाय उसको भी खा के कोई दिक्कत नहीं आती। अब नमक ऊपर से खिलाते, फसल के ऊपर नमक और गोमूत्र डालेंगे ना तो वो भी गाय वहाँ अच्छी खा लेती है, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे बताने लायक बहुत सारी है, लेकिन आज की बात गोपाल भाई पूरे ऑल इंडिया की बात बताते हैं, वो सुनने में ज़्यादा मजा आएगी। लेकिन जो भी संस्था से आएंगे उनके लिए हमारा गौशाला और ये सब खुला है। और हम आज इसलिए आए इतने दूर कि हम गोपाल भाई का अगले महीने में सोयाबीन निकलने के पहले किसान के रखने बात न करने के लिए हम आमंत्रित करने आए। तो हमारा आमंत्रण आप सादर आमंत्रित है। वर्धा में बापू की नगरी है, भाई राजीव दीक्षित की नगरी है, और हम लोग दोनों भी राजीव दीक्षित स्मृति दिवन में मिले थे। यही हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्होंने शुरुआत की तो गौशाला, वहाँ सर्वोदय परिवार चला नहीं पा रहे थे, वो गौशाला दत्तक ली। यानी 110, उस समय कितना गोवंश था? 108 गोवंश था, और वो 1.25-2 लाख लगभग महीने का लग रहा था, और उसको सफल बनाया। मतलब जो गोवंश पालन नहीं कर रहे थे, तो पूरे संघर्षों से सारा काम चलता है। और वो जैसे हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं कि मूर्तिलान कीर्तिमान, मतलब इनका नाम में, जैसे इधर गोपाल जी ये नंदू है, तो ये हमारे विदर्भ क्षेत्र में। और अभी वो जो पेड़े वगैरह आप सब देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, उसकी बासुंदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्वादिष्ट, और पूरा तन मन धन सब कुछ समर्पित इधर काम चल रहा है। बस बहुत बढ़िया, धन्यवाद नंदू जी, बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी लोगों को प्रेरणा दी है। और आंवला जब भी आते हैं, जो भी सीज़न का चीज़ है वो भेंट में लेकर के आते हैं, तो बिल्कुल हम लोग मिल के आगे बढ़ना ही है। और ये यूपी के अंदर गन्ने के अंदर परिणाम है। नेक्स्ट, ये नारियल के अंदर है,
नारियल के अंदर भी गिरने की समस्या कम हो गई। ये सेलाइन लैंड में इस लेवल के केले के अंदर परिणाम है। जो 15 से 20 किलो की लूम आती थी वो 52 किलो तक चली गई। 1200 TDS के ऊपर आम नहीं उगते जनरली, आम के पेड़। तो कच्छ में हमने 1800 TDS में आम उगवाए और दलित समाज के एक अग्रणी बंधु है, उन्होंने 150 एकड़ के अंदर आम से लेकर के 4 क्रॉप में फसलों में गजब परिणाम लिए। भरूच के गुजरात में पर्टिकुलर एक एरिया में 3500 TDS है, 3500 से 5500 TDS। तो वहां पे 10 किलोमीटर के पर्टिकुलर क्लस्टर में कोई पेड़ नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई सब्जी अच्छी नहीं होती, कोई फसल अच्छी नहीं होती है। वहां पे 5 साल पहले गौ कृपा अमृतम और गोबर डाला, अनमैच परिणाम मिल गए और आम के पेड़ वहीं पे खड़े हैं 10 किलोमीटर के अंदर। आम 3550 मतलब 3500 TDS के अंदर हो गए। ये दुनिया में पहली बार बना है कि इतने ये पानी के अंदर पहली बार ऐसी फसलें आना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार आप भी यहाँ से कुछ है परिणाम, आप भी एक बार आकर के कुछ कह सकते, मुझे भोजन में मिले थे कि आपको क्या अनुभव है। नेक्स्ट, ये मिर्ची के अंदर परिणाम है, पूरी मिर्ची में कुकड़वा आ चुका था, रेवाई होकर इतना मिर्ची बैठा है। नेक्स्ट, ये विनय भाई बोत्रा जी जो मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट उनके पपीते, ये पूरे पपीते में वायरस आ चुका था, लेकिन वो पूरी बाड़ी निकालने वाले थे बंधु, लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया डाला रिवाइव हो गया और फिर 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ उनको मिला अलग से। नेक्स्ट, हाँ बंधु, आपका नाम और आपको अनुभव क्या रहा, एक बार अगर कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भोजन के समय मिले हमारी काफ़ी, जैसे आप भी पहली बार मिले, मुझे पता नहीं था उपयोग कर रहे, तो आपने भी मुझे जो डिटेल बताया, आप कुछ अनुभव बताइए कि गौ कृपा अमृतम से क्या आपको लाभ हुआ। सभी को प्रणाम, मेरा नाम सचिन जैन है। मैं बालाघाट जिले की तहसील वारासिनी निवास स्थल है लालबर्रा के पास देवरी गांव में मेरी कृषि भूमि है। विगत कई वर्षों से मैं जैविक खेती का प्रयास कर रहा हूं। अनेकों फार्मूलों में मैंने संघर्ष किया और बहुत मोटी रकम खर्च की, लेकिन आदरणीय सुतारिया जी से मेरा परिचय हुआ रावणवाड़ी में, जब कृष्णा डेयरी में आप फर्स्ट लॉकडाउन के पहले आए थे। वहाँ पे हमने गौ कृपा अमृतम लिया और कुछ गड़बड़ियों के बावजूद भी हमें परिणाम मिला। वो गड़बड़ियाँ हुई थी छाछ में, क्योंकि वो देशी गाय का ना होके उसमें मिश्र आ रहा था। पिछले वर्ष गुजरात आनंद में संघ का एक कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद हम आदरणीय सुतारिया जी की गौशाला में गए, वहाँ से अमृतम लाया मैंने और पूरे उत्साह के साथ उसकी स्लरी खाद और विभिन्न प्रयोग किए। बालाघाट जिला जाना जाता है सुगंधित चावल के लिए। इसमें एक किस्म है चिन्नौर, जिसको अभी GI टैग मिला है। अभी मैं मोबाइल में उसका वीडियो लाया हूँ। एक आम धारणा है कि सुगंधित धान बिना कीटनाशक के नहीं होती। हमने पहला परिणाम लिया उसकी नर्सरी में। हमारे बाजू वाले किसानों की यूरिया डालने के बाद भी वो बाढ़ नहीं थी जो मेरी नर्सरी में बिना यूरिया के बाढ़ थी, बिना किसी केमिकल के, बीजोपचार। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब रोपड़ी होती है धान की, तो शुद्ध गौ कृपा अमृतम से उसकी जो पेंडी बनती है धान की नर्सरी में से, पेंडी को हमने डोबा, निकाला और रोपणी करवाई। आज मेरी धान की बाढ़ बढ़िया है। कल ही से हमने इसकी स्लरी 18 दिन बाद चलाना चालू की। आप वीडियो देखेंगे, पौधे पूर्ण रूप से स्वस्थ, एकदम कच्च हरे और बहुत बढ़िया बाढ़ लिए हुए हैं। और इसके पहले मैं 3 साल से तुलसी मंजरी सुगंधित धान ले रहा हूं। 1 तोला मैंने DAP यूरिया नहीं डाली है, किसी किस्म का कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है। और ऊंचाई का मेरे पास वीडियो है। जबलपुर यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने बोला कि प्राकृतिक खेती से 6 फुट का पौधा धान का बालाघाट जिले में संभव नहीं है। मैंने कहा उनको बुलवाइए, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, वो जिस वाहन से आएंगे यदि वो साबित कर देंगे कि इसमें किसी भी किस्म का कीटनाशक या फर्टिलाइजर डाला गया है, तो उनको अपने वाहन की व्यवस्था से जाना पड़ेगा। मैं उनको उनके वाहन से नहीं जाने दूंगा। वो उनकी हिम्मत नहीं हुई आने की। बहुत उत्कृष्ट परिणाम है। अगले वर्ष मेरा चिन्नौर का लक्ष्य है सुगंधित धान का 4 एकड़ से सीधा 16 एकड़ पे, और एक छोटे से एरिया में मैं गुड़ का प्रयोग करता हूँ। गौ कृपा अमृतम में मैं विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी करता हूँ। थोड़ा सा गुड़ बनाता हूँ, लेकिन अंकित मालू जी ने वो गुड़ टेस्ट किया और विभिन्न जगह हमारे साधु महाराज के पास आश्रम में गया। सभी लोग संतुष्ट हैं कि गुड़ का स्वाद और गुणवत्ता बहुत अच्छी है। दूध की किसी भी किस्म की मिठाई बना लो, फटता नहीं है, इसकी गारंटी है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ये आम के पेड़ के ऊपर आप देख सकते कि फ्लावरिंग कितना बैठा। तो
तो फ्लावरिंग के साथ में फल धारण करने की क्षमता बढ़ी। अभी ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है कि फल गिर रहे हैं, पौधे के ऊपर हो या कोई भी जगह पे हो, तो धान और सभी के अंदर प्रोडक्शन कम आ रहे, फल गिर रहे। तो गौ कृपा अमृतम और गोबर गया तो फल धारण करने की क्षमता बढ़ी। और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग कितना है, कच्छ का फोटो है, नेक्स्ट कीजिए। उनका देखिए 45,000 लीटर का पूरा टैंक बनाया है गौ कृपा अमृतम का और पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया है। तो जनरली क्या है कि ड्रिप है, कम पानी में कृषि हो रही है, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी स्वीकार करने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल हानि कर रहा है तो मत स्वीकार करो। तो हमें विवेक रखना है, क्या हमें स्वीकार करना, क्या स्वीकार नहीं करना। तो अभी लेबर की दिक्कत है, तो ये बंदे ने 45,000 लीटर का टैंक बना दिया और पूरा ऑटोमेशन पे ले लिया। गजब के मुंबई छोटा सा बिल्डिंग का काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर वर्क और जॉब वर्क भी करते थे, वो छोड़ के अभी फाइनली कच्छ ट्रांसफर हो रहे खेती के लिए। तो ये बंदे भी ऐसे है कि उतना उत्पादन मिला, उतना मुनाफा मिला और बदल रहे। नेक्स्ट कीजिए। उनका शक्करकंद, तो 300-400 ग्राम के जो आते थे वो 4 किलो के हो गए, और एक शक्करकंद को ज्यादा पिलाया था तो 10 किलो का हो गया था, तो न्यूज़पेपर में आया था उसका। तो 5-10 शक्करकंद से हम सबका सब्जी हो सकता है, ऐसा हो गया कभी कभी। नेक्स्ट। ये देखिए, ये अमरूद की खेती करते थे और 6 साल से गाय आधारित ही करते थे, लेकिन नीचे फंगस आ गई और उन्होंने 6 एजेंसी बदल दी, कोई समाधान नहीं। फिर पूरी बाड़ी ऐसी सूख रही थी, पूरे खेत सूख रहे थे, निकाल देने का तय किया। तो बाजू वाले किसान ने बोला फ्री का है, डाल के देखो ना जरा। तो उन्होंने डाला। नेक्स्ट कीजिए। 15 दिन में बाड़ी ऐसी हो गई, 15 दिन में पूरे उनके पेड़ सालों के बच गए। क्यों ऐसा हुआ? मैं हर बार पानी के साथ बहाने के लिए क्यों बोलता हूं? देखो, नीचे के नाइट्रोजन से लेके सारी साइकिल मेंटेन रहेगी, पौधा तुरंत अवेलेबल फॉर्म में करेगा। तीसरा सबसे अच्छा काम क्या होता है पता है? ऊपर के नहीं काम के आपको जीवाणु देखे, जमीन के नीचे दिखेंगे क्या? नीचे की फंगस दिखेगी क्या? तो पौधा पीला पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 50% हानि हो गई और नीचे इतना बड़ा नुकसान हो गया है। वापस रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो हर बार जब पानी के संग गौ कृपा अमृतम आप बहाते हो तो नीचे के नई काम के फंगस को सप्रेस फॉर्म में डाल देता है, मित्र जीवाणु को बढ़ाता है, शत्रु जीवाणु को सप्रेस फॉर्म में डाल दिया। तो नीचे वातावरण अच्छा हो गया, नीचे तंतु मूल फूटे, पौधा रुकावट में न ऊपर से आया न नीचे आया। ऊपर स्प्रे किया तो पत्ते के ऊपर का नहीं दिखने वाला फंगस भी कंट्रोल हो गया, पत्ते का अच्छा स्वास्थ्य हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी हुई, ऊपर से भी परफॉर्मेंस बदला। तीसरा काम, सोई के नोक बराबर भी आयोडीन नहीं चाहिए, बट आयोडीन चाहिए। कितना सब टीवी पे चलता है सब चीज। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि 5100 कंपाउंड और 1200 कंपाउंड गोबर गौमूत्र के मिल के पौधा जो खाएगा उसका बैलेंस फूड उसको मिलेगा, इसीलिए तो ये परफॉर्मेंस मिल रहा है। वो कैसे कोई तय करेगा कि ये लेवल तक कैसे होगा? तो 5100 कंपाउंड खा के पौधा पकेगा, उसकी तुलना कोई 3 केमिकल से हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। तो अंदर से पूरा इम्यूनिटी होगा, अंदर से पूरा डेवलपमेंट होगा, उसका तो एक तुलना हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट। ये अमरूद के अंदर उनके फल धारण की क्षमता बढ़ी और अमरूद ज्यादा बैठने लगे। नेक्स्ट। ये फूल गोभी सबसे सेंसिटिव क्रॉप है, वो भी गौ कृपा से बहुत सरलता से हो गया। नेक्स्ट। ये आलू के अंदर, ये राइट साइड वाले बंधु, इनका बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, प्रश्न था कि गोपाल भाई हमारे खेत में पोटाश और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है मिट्टी में। तो आप बोल रहे हवा में से नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, हवा में से पोटाश तो नहीं आएगा, फॉस्फोरस तो नहीं आएगा, मिट्टी में नहीं है, गोबर में नहीं है, तो आएगा कहां से? हमने बोला देखो 3 फीट नीचे पूरे भारत की मिट्टी में सब माइक्रो न्यूट्रिशन है। ये बैक्टीरिया और केचुआ उसको अवेलेबल कराएंगे, बट छोटा प्रयोग करना, आपका नुकसान नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने 30 साल से ज्यादा केमिकल उपयोग करते पहली सीजन का ये परिणाम देखिए। उन्होंने सीधे 1 बीघे का किया, ये उनकी मूंगफली है। नेक्स्ट। ये उनका कई साल केमिकल डालने के बाद पहली सीजन का आलू है। आप देखिए कोई कमी दिख रही है क्या? अभी 4 साल से वो एकदम बंदो कर रहे, बैक करिए जरा। तो वो दिल से लग गए और घर पे उनके बेडरूम में भी बछड़िया घूमती, उसको वंदन करके ही खेत में वो बंधु जाते हैं और बड़े भावपूर्वक लोगों को गौ कृपा से खेती सिखाते हैं। नेक्स्ट। ये हमीर बाई करके है, समंदर किनारे उनका खेत है और पूरा समंदर का पूरा खारा पाट है, भावनगर में घोघा करके एरिया है, वहां पे कुछ भी अच्छे से नहीं होता है। वहां पे उन्होंने बाजरा वगैरह उगा के पूरा खेत चेंज कर दिया गौ कृपा अमृतम और गोबर से। ये एरंडा के अंदर परिणाम है, ये तरबूज के अंदर है, ये 800 एकड़ में इस गांव में खेती होती है, उसमें पपीते में गजब के परिणाम मिले हैं। कुछ ये प्रेरणादायक लोग हैं, इन्होंने अपनी मातुश्री का देहांत हुआ, वहां शोक सभा में गौ कृपा अमृतम बांटा, तो कितना भाव जगा होगा। हमें कोई जगह छोड़नी नहीं है। इन्होंने अपनी विवाह के अंदर रिसेप्शन में रिटर्न गिफ्ट में किसानों को बोतलें बांटी गौ कृपा अमृतम की, तो क्या भाव जगा होगा। तो आपको याद रखना है।
तो आप कोई किसान के घर पे बैठने के लिए जा रहे हैं तो ये बॉटल लेके जाइए। कोई किसान आपके घर पे बैठने के लिए आ रहा है तो ये बॉटल पकड़ा दीजिए। दूसरी बॉटलों का जो व्यवहार चालू हुआ है वो बंद करने जैसा है, ठीक है ना। हम वीर है, हम भारतीय है, हमसे वो हो ही नहीं सकता है। कभी भी कोई भी नशा करके कोई भी बंदा घर पे गया, कभी भी कोई माता बहन या बेटी खुश नहीं होगी, कभी भी खुश नहीं हो सकती है। उनकी नजरों में ही वो गिर जाता है। पहले उनकी नजरों में खड़े हुए हमको वो आदर्श मानते हैं। अगर हमें आदर्श उनको बन के दिखाना है तो कभी भी पीने और खाने लायक लाखों चीज भगवान ने दी है, तो वो करे। जो नहीं करने जैसी दो चार चीजें वो छोड़ दीजिए अगर है ही तो, और नहीं जो आजू बाजू उनको भी छुड़वाइए। तो हम लोग तो क्या आदर्श स्वरूप में लग के ऊपर जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा बात ही नहीं है। नेक्स्ट, ये माननीय भैया जी आए थे तब का फोटो है। नेक्स्ट, तुवेर दाल आप देख सकते कैसी थी हमने। ये शिव शक्ति का प्रयोग हमने किया है। यहाँ पे एक अच्छा माहौल है तो बात कर सकते कि बैल, नंदी का गोबर और गौ माता का गोबर को 50-50% सम्मिलित किया। नंदी के मूत्र का उपयोग शास्त्रों में एक जगह पे वर्णन आता कि उसके मूत्र का उपयोग फॉर द इनफर्टिलिटी, पुरुष या स्त्री को बच्चे पैदा करने की समस्या है उसके लिए नंदी के मूत्र का उपयोग, ऐसा कहा गया है। तो हम लोग ने मनुष्य के जैसे वनस्पति पे भी हेल्प कर सकता है ऐसे प्रयोग किए। तो हकीकत में थोड़ा हमको उत्पादन ज़्यादा दिखा बट विस्तृत प्रयोग नहीं किए। तो मेरी विनती है जिनके पास बैल है, नंदी है, उसको भी अच्छे से जोड़ेंगे। देखो है ना, बैल रास्ते पे क्यों घूमते, दूध नहीं देता है, ठीक है ना। और घर के अंदर क्या स्थिति होती है, महिला दूध देने के लिए मना करती है, वही होता है ना ज़्यादा, दूध दोहना करेगा कौन, फल्लू ये सब। तो नंदी में तो झंझट ही नहीं ना, खाना खिलाओ गोबर निकालो, खाना खिलाओ गोबर निकालो, साफ हल्का ही हो जाएगा। तो नंदी का गोबर का श्रेष्ठ उपयोग खेत के अंदर होगा ही होगा। वो सम्मान पूर्वक वापस अपने घर पे आए, या तो गांव वाले मिलके एक जगह बनाए, वहां पे सब नंदी को प्यार से खिलाइए और गोबर सब लोग बांट लीजिए। तो सबको रात को सोना भी हो जाएगा और हमें गोबर भी मिल जाएगा, तो उनका सम्मान भी पला जाएगा। इस प्रकार हम प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमने एक पुस्तक तैयार करी है, सरल 5 चरणों में कृषि कैसे करना, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय कैसे सिलेक्ट करना, एक गौ संस्कृति उसका नाम है, कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना नक्षत्र के हिसाब से, उन वृक्ष के पत्ते और फलों से गायों का इलाज कैसे करना, मनुष्य का इलाज कैसे करना। गाय का गोबर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि आज उसका पाचन कैसा है, उसको भोजन में क्या देना, उसके दाने में क्या देना, उसके बच्चे को क्या देना, गर्भिणी गाय को क्या देना, गर्भ के बाद डिलीवरी किया तो 20 दिन के लिए क्या ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें छोटी छोटी है बट बहुत जरूरी है, तो सारी चीज हमने इसमें मेंशन करी है। घी, दूध, गोबर, गौमूत्र, उसका वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष। जैसे ब्यूटारेट 1 लाख रुपए किलो मार्केट में बिकता है इंटरनेशनल, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलौने के घी में है। मछली के तेल से ओमेगा 3, ओमेगा 6 25,000 रुपये लीटर बिकता है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलौने के घी में है। तो हमें हमारे घी और गौमूत्र को समझना है ना। खास तो देखो, मैं अकेला हर महीने लगभग 2 किलो घी खाता हूं, है ना। हर रोज मिठाई खाता हूं, हर रोज 1 लीटर दूध पीता हूं, हर रोज 1.25 लीटर छाछ पीता हूं। यही बाहर का खाएंगे तो ऊपर चला जाएंगे ना। तो घी कैसे खाना, दूध कैसे खाना, वो इंपॉर्टेंट है। घी खा के पानी नहीं पीना, पानी पिया तो गर्म करके पीना तो ज्यादा फायदा करेगा। घी की मिठाई खा करके क्या करना, विरुद्ध आहार के हिसाब से नहीं खाना। अगर ये ध्यान रखना आपने कर लिया तो भारत से बेहतर भोजन की प्रणाली दुनिया में किसी के पास नहीं है, गौ आधारित जो है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, दूध हमारे बीच में ही एग्जाम्पल है, दूध संपूर्ण आहार है उसके। हमारे बीच में माननीय भगत सिंह भाई वकील है, 16 साल से वकीलात छोड़ के गाय की सेवा में। भगत सिंह भाई एक बार खड़े होइए, 8 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया है, ज्यादातर कच्चे दूध के ऊपर है। तो कच्चा दूध दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आहार है। तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध पियो, दूध को जैसे ही गर्म करेंगे ना विटामिन B12 0 हो जाता है, काफी कंपाउंड उड़ जाता है, पाच्य का अंदर डिस्टर्बेंस पूरा हो जाता है। तो कच्चे दूध धारोष्ण जो निकला वो 2 प्रहर तक कच्चा पी सकते हैं, वो दुनिया की श्रेष्ठ खुराक है। आयुर्वेद में दूध को ही संपूर्ण आहार बोला है और किसी को भी नहीं बोला है। लेकिन दूध को खाने की पद्धति हम भूल चुके। दूध को कोई भी फल के साथ नहीं जमता है, खाली मीठा आम है तो, बाकी विरुद्ध आहार हो जाता है। दूध को कोई सब्जी के साथ नहीं जमता है, सिर्फ एक सब्जी परवल की सब्जी, वो भी घी में बनी है तो।
दूध को समंदर नमक के साथ भी नहीं जमता, अगर वो रोटी में डाला है, सेंधा नमक डाला है तो जमेगा। तो दूध अकेला राजा है, लेकिन वो किसी और के साथ खाया तो कभी सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो मेरी एक विनती है, जाने अनजाने में हम बहुत विरुद्ध आहार की तरफ चले गए हैं, तो दूध को खाने की सही प्रणाली सीख करके हमारे बच्चों को निकला और तंदुरुस्त गाय का तुरंत पिलाया, वो गजब के परिणाम देने वाला चीज होता है। मैं गुजरात के ग्वालों का क्या यहां से शुरुआत करते, यहां पे उंगली ऊपर करिए जिनके घर में कोई बीमार ना हो, है ना, कितना, 1 2 उंगली, 2 उंगली, ठीक है, 3 तो 4 5, है ना, तो कितना, 1% भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा स्थिति? चलो आपके से स्थिति ज्यादा खराब शहरों में है, माप माप पे खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट खाया, ये कैप्सूल खाया विटामिन की, ये वेजिटेबल्स खाया, ये न्यूट्रिशन बैलेंस किया, फलाना किया, डिमका किया, फिर भी बीमारी क्यों है? फिर भी अच्छे से जी नहीं पाते। उसी के सामने श्रेष्ठ एग्जाम्पल में देना चाहता हूं आपको, गुजरात के और राजस्थान के ग्वाले समाज की आप शादियों में जाइए, 90% लड़के 6 फुट ऊंचे होंगे। खाली हाइट से नहीं मापा जाता, शिवाजी 5.5 फीट के थे, फिर भी फाड़ दिया था, क्षमता की बात है। तो उनकी क्षमता देखिए, 100 साल में भी वो बंदा 5-5 गाय धोते, 100 साल में भी उनको आंख के चश्मा के नंबर नहीं है। मेरे दादाजी 90 साल के, उनको भी चश्मा के नंबर नहीं है, न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ते आज भी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जाने अनजाने में उनसे आयुर्वेद का फॉलो हो गया। उनको ड्राई फ्रूट स्वप्न में भी नहीं आता है, फ्रूट्स भी स्वप्न में नहीं आते ग्वालों को, तो है ना, उनके नसीब में ही नहीं है। उनके नसीब में बाजरे का रोटला और कच्चा दूध, 2 ही चीज है। तो कच्चे दूध ने अगर उसको 100 साल तंदुरुस्त जीवन दिया तो हमको नहीं दे सकते क्या? कच्चे दूध ने उसके बच्चे को डीएनए सुपीरियर करते गए तो हमारे बच्चे को डीएनए सुपीरियर नहीं होगा क्या? तो बिल्कुल हमें खाने की प्रणाली को वापस नए से समन्वय करना होगा। तो हमने काफी लैक्टो इंटॉलरेंस लोग, जिनको दूध पचता ही नहीं था, ऐसे 20 लोगों को हमने शुरू करवाए। बट खाने की पद्धति हमें सीखनी पड़ेगी, वो पाच्य करने की पद्धति हमें सीखनी पड़ेगी। मक्खन से ज्यादा जल्दी पचने वाला फैट कोई दुनिया में नहीं है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मक्खन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टॉनिक है। तो ये सारा पुस्तक में हमने डाला हुआ है, मिश्री के साथ आपके बच्चों को खिलाइए, बहुत गजब के परिणाम मिले। तो ये सारी चीजें हम इसमें थोड़ी और परिणाम भी देखेंगे, लेकिन कौन से महीने में क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, सब पुस्तक में लिखा हुआ है। घर के प्रोडक्ट कैसे बनाइए, जैसे आपको दाढ़ी बनाना है तो आपको शेविंग क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं, गांव में दही लगा के करिए, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। आप करके देखिए, काफी लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं अभी। एलोवेरा जो कुंवर पाठा आपके पास होता है, उसी से बहुत अच्छी दाढ़ी बाड़ी सब हो जाती है ना। तो मैं 28-29 साल से साबुन शैम्पू उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मुंबई था तभी भी मैं गोबर का पाउडर मंगवा लेता था, देवलापर से भी वो प्रोडक्ट मंगवा लेता था, उससे मैं नहाता था। और आज भी हम लोग घर पे इस पुस्तक में लिखी रेसिपी आप खुद बनाइए, खुद नहाइए, तो किसी की जरूरत नहीं है गांव वालों को। अर्जुन का पेड़ लगभग हर जगह पे हो सकता है पूरे भारत में, उसका पत्ता रात को पानी में मसल दीजिए, दूसरे दिन आप नहाइए, कौन से भी साबुन से अच्छा क्लीन हो जाता है। आप एक बाजू में देखो एकादशी का उपवास करते हैं, दूसरी बाजू कोई विदेशी कंपनी 3rd क्लास साबुन गांव में डंप करते सस्ते रुपये में, क्योंकि वो प्राणी की चर्बी के ऑयल से काफी कंपनियां साबुन बनाती है, वो सस्ता पड़ता है। वो नहा के आप पूजा में बैठेंगे, बताइए वो पवित्र होके के बैठेंगे कि अपवित्र होके, है ना। तो मेरी एक विनती है, हमारे घर में घुस चुके हैं वो लोग, तो हमें कैसे भी करके गाय आधारित ये सारी पद्धतियों को घर में एप्लीकेशन में लाना है। नेक्स्ट कीजिए, ये कुछ शिविर के फोटो है, ये माननीय रूपाला जी थे। नेक्स्ट, ये स्वामीनारायण संकुल में थे कार्यक्रम, ये कर्नाटक में है, कोरोना का, ये कच्छ में है, कर्नाटक। नेक्स्ट, ये दूसरे राज्य, ये आत्मा की पूरी ग्रुप आती है अपने यहाँ पे लगभग। नेक्स्ट, 1200 से ज़्यादा हमने BRS स्टूडेंटों को पिछले 2 साल में ट्रेनिंग दिया है। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट वहाँ पे। नेक्स्ट, ये गायत्री परिवार में। नेक्स्ट, ये 3600 किसान का हमारा शिविर था। ये इस प्रकार मोमेंटम करते रहिए। आंध्र में है। नेक्स्ट, ये स्वामी समर्थ जी के वहाँ 10,000 से ज़्यादा किसानों में प्रयोग उन्होंने लिए और आगे 25 लाख किसानों का उनका टारगेट है। नेक्स्ट, आबा साहब खुद आए थे और वह पीछे हमारे घास का हाइट देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक किसान के वहाँ शादी थी, एक फंक्शन कैंसिल करके उन्होंने 2000 किसान की शिविर लगाई थी। तो किसान का भी भाव इतना जगह था, उत्तर गुजरात का किसान है। राजीव जी भी हमारे हृदय में बसते हैं, बहुत कम उम्र में सरल भाषा में बहुत सारी बातें बोल के गए हैं, तो उनके वहाँ पर भी हम लोग ने कार्यक्रम किए थे। और रामलीला में एक जगह पे, ये इंदौर कृषि यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम थे, ये एक नक्सल एरिया में थे हम लोग। नेक्स्ट, ये रायपुर। नेक्स्ट, आंध्र। नेक्स्ट, इस प्रकार। नेक्स्ट कीजिए।
चलाते रहिए, कोई बात नहीं। पिछले 5 सालों में ऐसी 500 से ज़्यादा शिविरें हुई और 65 से ज़्यादा फसलें, 22 राज्य, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सब जगह पे परिणाम मिला। एक भी जगह नहीं मिला ऐसा नहीं है। तो मेरी एक ही विनती है, छोटा प्रयोग कीजिए, अनुभूति अच्छी लगती है, यहाँ की टीम वर्क करिए। यहाँ की बहुत सब लोगों की टीम वर्क अच्छी है, एक दूसरे से मिल के एक दूसरे का मक्खन लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और अभी थोड़ा प्रश्नोत्तरी का एक रखेंगे। जो भी मन में प्रश्न है सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। मन में जो भी प्रश्न है, यहाँ माइक आ जाएगा, तो कोई भी प्रश्न है निसंकोच पूछना है। उसमें या तो आपका क्लियरिटी हो जाएगा या मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है, वो करने की तैयारी रहेगी। तो प्रश्नोत्तरी का सत्र अभी शुरू किए जी। किसी को पूरे दिन में जो भी बातें हमने बात बोली उसमें से जो भी प्रश्न है निसंकोच हम शुरू करेंगे। ये जो जितनी भी फसल दिखाई गई थी, इनमें जो बीज उपयोग किया गया है, क्या वो पारंपरिक बीज था या हाइब्रिड? जी, इसके अंदर परंपरागत बीज भी थे और हाइब्रिड भी थे, दोनों ही। हाँ, उसका में एक विवेक पूर्वक हमको वर्तन करना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं सबको उत्तर देना चाहूंगा कि जिन बीजों में हाइब्रिड से ज्यादा उत्पादन या उतना उसके नजदीक नजदीक उत्पादन आ गया, उन देसी बीजों को तुरंत प्रचार में ले लीजिए। जिनको ऐसा लगे कि खाली 30% ही उत्पादन आएगा देसी बीज में हाइब्रिड के सामने, तो आंख बंद करके इनको फॉलो करने के लिए नहीं बोल सकते जब तक उसका मार्केट 3 गुना पैसा ना मिले। तो हमें ये विवेक रखना पड़ेगा कि जिन किसानों को अभी भी बीज के अंदर नुकसान जाए, ऐसी स्थिति में हम लोग आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके लिए हम मना करेंगे, लेकिन तब तक जो उत्पादन जिसके मेंटेन है या जिसके दाम पूरे मिलते हैं, ऐसे धान को हम लोग तुरंत रेकमेंड करेंगे। और जो भी देसी बीज का हम प्रचार करेंगे तो हम किसानों को नुकसान जाए इस प्रकार कोई प्रचार नहीं करेंगे। जैसे दाल का इन्होंने बताया, तुअर दाल का, तो वो अपन प्रचार करेंगे। तो ये विवेक मेंटेन रखना है कि कृषि यूनिवर्सिटी में जो जो संशोधन हुए तब तक मेंटेन रखने, जब तक हमारे देसी बीज उस हाइट तक नहीं पहुंच जाए, है ना। और जी, ये जो आपने बताया था कि दीमक फसल को नुकसान पहुंचाता है, या सूखी यानी फसल जो है कि वो सड़ चुकी है और सूख चुकी है उसके बाद दीमक आता है, या दीमक ही नुकसान? जी, दीमक का बहुत अच्छा प्रश्न आपने बताया। तो दीमक का मेरा खुद का अनुभव कहता हूं कि हमारे यहाँ पे गुंदे के पेड़ लगे हुए थे दूसरी जगह पे, तो वो हमने जब जमीन ली तो 8-8 फीट के थे। तो जैसे ही हमने खेत साफ किया, दीमक उसको खाने लगी थी अच्छे से। तो मैंने पूछा कि दीमक के लिए क्या किया, तो उन्होंने बोला दवाई डालो, दीमक मरेगी, एक दूसरे के रोग लगेंगे, वापिस होगी, वापिस मारो। मैंने बोला किसी को मारना नहीं है तो क्या करना, तो बोले खेती छोड़ दो। मैंने बोला नहीं। फिर दीमक का अभ्यास किया, तो दीमक को जब तक सूखा खाने को मिलता है तब तक वो हरा नहीं खाती है। फिर हमने जो खेत की साफ सफाई करी थी वो बंद कर दी, साफ सफाई करनी, कचरा अंदर ही छोड़ दिया। तो दीमक ने उस कचरे को खा करके उसकी विष्ठा से खाद बना दिया। तो शत्रु जीवाणु मित्र जीवाणु बन के चले गए और सब पौधे अच्छे से डेवलप हो गए और अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन आज भी आ रहे गुंदे के अंदर। तो दीमक को अगर कंट्रोल करना है, चलो कुछ भी हिसाब से, तो मैंने बताया आंकवा का कॉम्बिनेशन गौ कृपा के साथ छोड़िए तो दूसरी जगह पे चली जाएगी और हमें कंट्रोल भी मिल जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। जैसे आपने बीच में वो आर्ट ऑफ लिविंग का बताया था जहाँ आप ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ मैं भी गया। वहाँ पर्माकल्चर एक टेक्निक होती है जी। तो पर्माकल्चर में आपकी जो टेक्निक है वो कैसे यूज करेंगे, पहला सवाल। और एक और सवाल था कि आप जैसे गौ आधारित खेती बता रहे हैं, उसी तरह में सागर के आकाश चौरसिया जी हैं और सुभाष पालेकर जी हैं, उनकी भी सेम टेक्निक है लेकिन वो थोड़ी अलग है। तो कैसे ये पता करेंगे कौन सी श्रेष्ठ है, आपकी है या उनकी है? देखिए, आपने धर्म संकट वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। पहले तो पर्माकल्चर में भी आप गोबर और गौ कृपा का उपयोग करेंगे तो और स्पीड में परिणाम मिलेगा। आकाश चौरसिया जी और हम लोग परम मित्र ही है, तो आकाश चौरसिया भी गौ कृपा का उपयोग करने के लिए बोलते। हम भी जिनको 3 लेयर 5 लेयर करना है तो हम लोग आकाश चौरसिया जी का भी भेजते ही, तो दोनों में भेद है नहीं, पहली बात तो है ना, वो क्लियर है हम लोग। तीसरा कि पालेकर जी का और ये पद्धति, जो पद्धति आपको लगे ना, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आंख बंद करके मेरा ये फॉलो कीजिए। क्या करना है कि चलो ये जीवामृत वाला थोड़ा प्लॉट अलग रखा, इसका प्लॉट अलग रखा, दोनों का प्रयोग कीजिए 20 बाय 20 फुट या 50 बाय 50 फीट। तो आपका पौधा और आपकी जमीन और आपका मन क्या कहता है उसको आगे फॉलो कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि अंदर अंदर के झगड़े में विदेशी तत्व लाभ ले जाएंगे।
आप छोटा प्रयोग कीजिए, आपको जो इच्छा लगती है उसको समन्वय करके अच्छे से उसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार, राहुल नमस्कार। वसूले छिंदवाड़ा से। मुझे एक नेगेटिव अनुभव आया है। मेरे यहाँ शेडनेट हाउस है, वहाँ पे मैंने गोबर खाद डलवाया और मैंने गोकृपा अमृत का हर 8 दिन में प्रयोग किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाए जी। तो मैं निराश हुआ। तो मैं क्या करूँ इसका ही आपसे चाहूँगा, क्योंकि गोकृपा अमृत से मुझे रिजल्ट नहीं मिले हैं। कौन सा क्रॉप है भाई साहब? वो टमाटर का क्रॉप था। हाँ जी। तो आपने कितना गोबर डाला था और क्या क्या आपने पैटर्न फॉलो किया था? मेरा 25 डिसमिल में शेडनेट हाउस है। हाँ। और उसमें मैंने 2 ट्राली 2 ट्रैक्टर गोबर खाद डाला था, कंपोस्ट जी। और साथ में जब मैं कंपोस्ट कौन से किससे किया था? कंपोस्ट मेरा जो केचुआ खाद, हाँ। केचुआ खाद को ही डाला था और उसमें वेस्ट डिकम्पोजर से करते थे। हाँ जी। तो और पहले ये सब चीज़ें यूज़ करते थे, जीवामृत वगैरह, लेकिन मैंने वो सब बंद करके गोकृपा अमृत शुरू किया। मुझे उस प्लॉट पे या फिर बोलिए कि नहीं हो पाया, तो मैं वो जानना चाहूँगा, क्योंकि इतना सब आज जितना देखे है और ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हो सकती है, तो कहीं ना कहीं मुझसे भूल हुई है, कुछ कमी हुई है। और मैं हर 8 दिन में, हर 4 दिन में, लेकिन फसल अल्टीमेट डाउन होते गए और मुझे वो प्लॉट हटाना पड़ा, दूसरी चीज़ लगाना पड़ा। जी। नीचे कितना डाला था, ऊपर कितना डाला था? मैं स्प्रे ही करता था, अच्छा, गोकृपा अमृत स्प्रे करता था। बस यहाँ अच्छा हुआ आपने बताया। देखिए, इस प्रकार हमेशा चर्चा करने से समाधान होते हैं। उन्होंने, आपने ऊपर स्प्रे किया था, ऊपर का एक प्रोटेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, नीचे में ही देना है। दूसरा, गोबर गोकृपा अमृतम से कंपोस्ट करना है ताकि अंदर के नए काम के फंगस जो भी है वो सप्रेस फॉर्म में चले जाए। दूसरा, प्रॉपर कंपोस्ट हो जाए। और वो गोबर अंदर टमाटर के अंदर नीचे डालने के बाद अंदर हर पानी के साथ आपको बैक्टीरिया रिलीज करना है। हाँ, गोकृपा अमृतम। तो वो अगर आपने रिलीज किया तो नीचे के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन, आपने गोबर तो दिया बट नीचे से पौधा खाएगा कैसे? तो गोकृपा अमृतम का सबसे बड़ा रोल है नीचे से उसके न्यूट्रिशन को खिलाना। तो नीचे जो मेन बेस देना था वो 90% का काम उसका है, 10% ऊपर का स्प्रे का रोल है। तो वहां पे सबसे बड़ा आपका मिसिंग हुआ है। तो मेरी आप सभी को विनती है ये केस के अनुरूप, और मैं हर जगह कहता हूं कि परिणाम मिला ना तो नहीं फोन किया आना तो बिल्कुल चलेगा। परिणाम नहीं मिला तो पूरा क्रॉप का फसल का वेट मत करो, हमारे नंबर लिखे हुए उस पत्रिका पे तुरंत फोन करना। तो कोई स्टेप अगर आपका मिस होता है तो भगत सिंह भाई है, दूसरे 5 लोग हैं, हम लोग वहां पे पूरे बैकअप देने के लिए तैयार है। तो किसी को भी परिणाम नहीं मिल रहा है तो तुरंत का तुरंत फोन जरूर करना मेरी विनती है, ताकि भाई साहब को जो भुगतना पड़ा वो दूसरे किसानों को ना भुगतना पड़े। और आप भी हमारे संपर्क में रहिए और नेक्स्ट टाइम क्या करना, पूरा एक साथ में मत करना, छोटा सा प्रयोग वापिस टमाटर से और दूसरे क्रॉप जो भी आप कर रहे हैं उसमें से छोटा सा प्रयोग लीजिए, बट एग्जैक्ट इसी पद्धति को फॉलो करके करिए और हम एक दूसरे के नंबर शेयर करेंगे और आपको निश्चित परिणाम मिलेगा। भाई साहब देखिए, अभी वो बहुत बार शब्द आ रहा है, मैं थोड़ा स्पष्ट क्योंकि गोपाल जी बहुत बार मर्यादा में नहीं बोलते, जीवामृत, बहुत लोग वो शब्द थोड़ा हटा दीजिए, क्योंकि बहुत जगह वो पुराना प्रचार चल रहा था बेसन डालते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है। यानी गोबर गोमूत्र गुड़ का अमृत पानी बनता है, जैसे गोकृपा अमृतम तैयार मिल रहा है, जैसे गो विज्ञान ने अमृत पानी बनाया, पूरे इस मध्य प्रदेश में मटका खाद बोलते हैं उसको। बेसन या कोई भी आटा नहीं डालना है, उससे संक्रमण बढ़ता है, जिसको बोलते हैं फंगस इन्फेक्शन या फफूंद बढ़ती है। जो भी ये बता रहे थे गोपाल जी, जूनागढ़ी हम लोग थे एक बार, हमारे कृषि विद्यालय की बात कर रहा हूँ, किसान ने बताया 12 लाख के खिलाफ 5 लाख पे आ गया, यानी 7 लाख का नुकसान हो गया। जब वैज्ञानिक गए तो देखा कि सारे जड़ों में फफूंद आ गई थी। तो कभी भी भूल के आटा, क्योंकि वो दुर्भाग्य से हमारे महाराष्ट्र के प्रचारक उन्होंने वो जीवामृत को फैलाया, तो बेसन किसी भी स्थिति में या कोई भी आटा मत डालिए, केवल गोकृपा अमृत में अमृत पानी बनाइए, मटका खाद बनाइए, बेसन की आवश्यकता नहीं तो ये दुष्परिणाम आएंगे, सावधानी रखिए। जी, आपका प्रश्न। जी, आपने बताया गुड़ का इस्तेमाल करना है, तो गुड़ के जगह मोलासिस का इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा वो आपने ये पूछा, गुड़ की जगह मोलासिस उपयोग नहीं करना है। कुछ लोगों ने किया था तो सोचा उतना परिणाम नहीं मिला। कुछ लोगों ने दक्षिण में ऐसा किया था कि गन्ने का रस डाल दिया था गुड़ की जगह, तो उनको तुरंत थोड़े समय के अंदर ही सूखापन आने लगा। क्या होता है कि गन्ने का हर 10 मिनट या 15 मिनट में गुण बदलता है रस का, आप देखो काला हो जाएगा, स्वाद बदलेगा। तो गुड़ एक पूर्ण रूप है,
तो गुड़ के अंदर प्रॉपर उसके मिनरल्स होते हैं, एक सूखा हुआ गुड़ जो प्रॉपर है, और गुड़ के अंदर भी कौन सा गुड़ सिलेक्ट करना सबसे प्राधान्य, वो भी मैं बता देता हूं। जो डिब्बे वाला गुड़ आता है 30 रुपए किलो मिलता है ना, वो उसके अंदर कोई केमिकल नहीं डालते, सफेद करने के लिए केमिकल डालते हैं। तो जो गुड़ निकला जो ताज़ा वाला, वही डिब्बे के अंदर थोड़ा सा लिक्विड टाइप का रहता है, वो कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, 12 महीना अच्छा रहेगा। तो 30-32 रुपए में वो गिड़ मिलेगा, उसके अंदर केमिकल नहीं होगा। आप खुद घर के लिए भी उसका उपयोग कर सकते, गाय को खिलाने के लिए भी कर सकते, और गौ कृपा अमृतम को उपयोग के लिए भी वो बहुत सरलता हो जाएगा, है ना जी। हाँ, डार्क कलर वाला भी चलेगा, दौड़ेगा। भाई साहब, मैं आपकी काफ़ी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन हम जिस दौर में प्रशिक्षित हुए हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह, छिंदवाड़ा ज़िला में वेजिटेबल बहुत हुआ है और हमने ट्रेनिंग भी बहुत ली है, राज्य स्तर के दौरे वगैरह किए। तो नो डाउट कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम एक भोजन ऐसा पूरा नहीं सकते, लेकिन इसमें एक बात सही है कि गौ कृपा अमृत तो डालना ही है, लेकिन वो जो आपने बात हाईलाइट की कि गोबर खाद भी डालना है, क्योंकि हमारे खेत में ये स्थिति हो गई थी कि पत्ता गोभी मतलब 200 ग्राम की आने लगी थी, और ये जो सारी टेक्नोलॉजी लगा के लेटेस्ट वाली वो डेवलप नहीं हो रही थी। मैं इस बार गुस्से में था, मैंने उसमें 6 ट्राली गोबर खाद डलवा दिया, वो वापस गोभी आ गई अपने खेत में, वही 3 किलो 4 किलो वाली। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे अपन सिर्फ गौ आधारित खेती बोलते हैं, तो अपने पास काफ़ी सारे पशुधन हैं, छोटा आदिवासी परिवार है, मुर्गी की खाद उसके पास उपलब्ध है, मतलब किसी भी तरह की, बकरी की खाद। तो हमको ये सारे कन्फ्यूजन भी दूर करना पड़ेगा। एक वे तो हमारा है ही, नहीं तो सिर्फ गौ कृपा अमृतम हम डालें और गोबर खाद ना डालें। दूसरा एक कन्फ्यूजन ये था कि राजस्थान से हमारे माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री जी आए थे आज से 4 साल पहले, तो उनका आग्रह था कि आप ताज़े गोबर को भी जल के साथ में सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया का वो भोजन सप्लाई हो रहा है खेतों में, उन्होंने ये कहा था। तो हमने प्रयोग भी किए, रिजल्ट भी मिले, पर नो डाउट उसमें एक समस्या आती है कि वो फिर खाद बनने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी हम लोग समन्वित खेती कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती का ही भविष्य आगे। मैंने एक प्रयोग किया था, एक कार्यशाला में गए थे पिछले 3-4 साल पहले, शायद कटनी में लगी थी। तो ये जो पंचपर्ण रस बना है, तो हमको बिल्कुल यकीन नहीं था उस समय तक, क्योंकि उस समय डायमंड बैकमॉथ और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, और बड़े अच्छे अच्छे नामों से दवाइयाँ मिलती थी, क्लोरोपायरिफास और ये सब। तो मैंने घर में आके प्रयोग किया था, तो 3.25 लाख रुपए की पत्ता गोभी वो पंचपर्णी रस की बदौलत बेचे थे, जबकि डायमंड बैकमॉथ मार्केट के अंदर की दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही, उससे कंट्रोल हुई थी। तो बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने बोला ना, उसका मैं एक बहुत ही अभ्यास करने के बाद उत्तर बता रहा हूं। देखो, कार्बन की बात होगी खेती के अंदर, होती है कि नहीं? कार्बन रिच होना चाहिए पूरा जमीन के अंदर, कोई भी जमीन कार्बन के रिच होनी चाहिए, लेकिन कार्बन कौन सा? वनस्पति के कचरे का भी कार्बन बनता है, भैंस के गोबर का भी कार्बन बनता है, जर्सी गाय के गोबर का भी कार्बन बनता है, देशी गाय के गोबर का भी कार्बन बनता है। वनस्पति के कचरे का कार्बन 25-50 कंपाउंड रहेंगे, भैंस के उसमें उससे ज्यादा रहेंगे, बकरी के उसके अंदर उससे अलग रहेंगे, मुर्गी के अंदर अलग रहेंगे, पर देशी गाय के गोबर और गौमूत्र में ही 1200 और 5100 कंपाउंड है, जो किसी के मल और मूत्र में पूरी दुनिया में नहीं है ना? तो उसका कार्बन और दूसरा कार्बन की तुलना हो सकती है क्या? तो हमेशा भारतीय दर्शन सबसे ऊंचा दर्शन रहा है कि सबसे श्रेष्ठतम विश्व में गौ विश्व से मात्र बोल दिया, गौ में वस्ते लक्ष्मी बोल दिया, उसका साइंटिफिक एनालिसिस हमने किया। फिर भैंस के मूत्र में नहीं काम के पैथोजेंस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसके गोबर के साथ में वो तो खेत में जाना ही है, गौमूत्र के अंदर वो स्लोली ग्रेजुअली कम होते हैं। तो ये सारे साइंटिफिक अभ्यास के बाद मैं कहता हूं कि उत्तम खेती अगर श्रेष्ठतम जगह पे लेकर के जानी है तो देशी गाय का गोबर गौमूत्र चाहिए चाहिए और चाहिए। जैसे आपने ट्रॉली कुछ डाली और परिणाम बदल गया, उसको गौ कृपा को जोड़िए, बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। हेलो भाई साहब, विषमुक्त खेती की हम यदि बात करें तो वो किसी भी पद्धति से हम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा समस्या आती है खरपतवारों की। थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालेंगे तो।
खरपतवार। खरपतवार, ठीक है। बहुत बड़ी समस्या है और सबसे ज़्यादा यदि खर्चा विषमुक्त खेती में हो रहा है वो किसी भी पद्धति से हम करें तो उसी पे जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपके विचार हैं। जी, खरपतवार का जो मैंने बताया था वो निंदाई शब्द मैंने उपयोग किया था। खरपतवार कोई आज की समस्या नहीं है, हजारों साल की समस्या है। तो हमारे बाप दादा क्या करते थे कि 2 लाइन अगर फसल की चल रही है उसके बाद में खरपतवार है तो वो जुताई कर देते थे। तो जुताई करी तो पलटी लग गई, उसी का खाद बन जाता है। अगर खरपतवार को वीडीसाइड मारते आज के लोग, तो वीडीसाइड मारने के लिए भी चलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो बैल के पीछे या मशीन के पीछे चल के खरपतवार को पलटा लगा दिया तो क्या हुआ, केमिकल का खर्चा तो बच गया, साथ में गौ कृपा अमृतम रिलीज कर दिया तो वही खरपतवार का खाद बन गया और नीचे के मूल का प्रूनिंग हो गया तो तंतु मूल फूट के और उत्पादन 10% बढ़ेगा। तो आफत को अवसर में बदलना, खरपतवार के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में होते हैं तो वही पलटी लग के उसका खाद बनता गया और आपको और सुंदर परिणाम मिलते जाएंगे। और आच्छादन का दुनिया का श्रेष्ठ मॉडल मैंने बचपन में देखा है, भास्कर दादा उमरगांव, हाईएस्ट पूरे भारत के नारियल के उत्पादन वो लेते थे, बड़े बड़े ढेर उसके होते थे। और आच्छादन के अंदर भी हमें विवेक पूर्वक ये फसल में ये आच्छादन रखना है, ये फसल में ये रखना है। अगर सब्जी की फसल कर रहे हैं और उसके नीचे जल्दी फंगस लग सकता है तो उसमें कंट्रोल करके करना पड़ेगा, तो नीचे वो सड़ेगा तो तुरंत फंगस लग सकता है। तो उसमें कौन से कॉम्बिनेशन करना, जैसे मालू जी ने बहुत अच्छे से बताई कि ये बाउंड्री वाले जो लेकर के उसके आच्छादन करेंगे तो अच्छे ही होंगे। देखिए, जो गिलीसीडिया होता है उसको गिरी पुष्प कहते हैं। ये इंद्रधनुष के जैसे ऐसे चारों तरफ फैलता है, जैसे बेसरम होता है ना। अगर आपने 1 एकड़ के खेत में चारों तरफ लगा दिए तो 80% हमारी जमीन ढक जाएगी। जैसे घने जंगलों में आपने देखे होंगे जमीन नहीं दिखती, जमीन नहीं दिखती मतलब कि जो सूक्ष्म जीवाणु है वो काम करते हैं। अगर धूप आ गई तो सूक्ष्म जीवाणु, क्लोरोफिल नहीं होता मतलब वो धूप को सहन ही नहीं कर सकते, वो नष्ट हो जाएंगे या कहीं जाके छुप जाएंगे जहाँ छाव हो। अगर हम उसको बिछा दें तो ऑटोमेटिक हमारा खरपतवार नहीं उगेगा। आपने कोई बीज लगाए और उस बीज की जगह को आपने पॉइंट करके पूरी जगह वो आपने कटवाए एक बार और उसको बिछा दिए, तो जब दूसरा खरपतवार उगेगा नहीं, उतनी जगह आपने छोड़ दी जहां बीज वो आपने बोए हैं। और इसमें वापसा मतलब आपको मेड़ बना के करना पड़ेगा, आप सीधी जमीन में तो बिछा नहीं सकते, आपको घार बनाना पड़ेगा, बीज भी आधा लगेगा, जमीन ढक जाएगी। तीसरा फायदा यह है कि हमारा जो वायुमंडल है चलता फिरता महासागर है। आपने देखे होंगे कि जंगल में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? आप घास का या किसी का पूरा बीचों बीच जमीन में डाल दीजिए और चारों तरफ धूप रहेगी, लेकिन जब आप 2 दिन बाद उसको उठाएंगे तो वहां जमीन में नमी रहेगी, क्योंकि हमारा वातावरण चलता फिरता महासागर है। हमारे यहाँ बरसात में हवा में 85 to 90% ह्यूमस मतलब पानी होता है, ठंड में 65 से 70% और गर्मी में मई का महीना 12 से 5 भी आप समय छोड़ दे तो 30 से 35% हमारे वातावरण में ही हवा होती है, जो ये अच्छा दान प्रकृति की शक्ति हवा से खींच के उसको सोख लेती है। तो आपको खरपतवार 80 से 85% हमारा मॉडल है, अभी आप आके देख सकते हैं, भाटीवाड़ा में हमने की है, चारों तरफ हमने गिलीसीडिया लगाए, उसकी वीडियो भी बनाए। तो वो अच्छा दान ही एक तरीका है जिससे हम खरपतवार रोक सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। दूसरा बैल उससे कर सकते हैं, डोरा तो फिर वो आप उसमें कर सकते हैं। और गिलीसीडिया बहुत अच्छी, और गिलीसीडिया का एक और फायदा है, उसके बीच से चूहे नहीं जा सकते, जहां गिलीसीडिया लगेगा चूहे वहां आएंगे ही नहीं। और एक चीज, हाँ बताइए। जी हाँ भाई जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मैं लगभग 2-2.5 साल से गोकृपामृत का उपयोग कर रहा हूँ। हमारे साथ बार बार एक समस्या आती है कि जब हम कहीं से गौ